हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका क्लासरूम प्रेप यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कराने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए पॉलिटी के सभी सवालों के बारे में। जरा कल्पना कीजिए कि दो पड़ोसियों के बीच जमीन का कोई बहुत पुराना विवाद है। आम अदालतों में इसे सुलझने में शायद 20 साल लग जाए, लेकिन क्या हो अगर वे इसे एक ही दोपहर में सुलझा लें, वो भी पूरी तरह कानूनी मान्यता के साथ। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में हम ऐसे ही राजव्यवस्था के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। आज हम 1 से लेकर 50 तक पॉलिटी के सारे सवालों को लाइन से हल करेंगे। समय बचाने के लिए ना मैं पूरा सवाल शब्द दर शब्द पढ़ूंगा, सारे ऑप्शंस को छोड़कर सीधा सही उत्तर बताऊंगा। ये बहुत सही तरीका है। सभी दोस्तों का स्वागत है। अक्सर हम एग्जाम्स के लिए सिर्फ फैक्ट्स रट लेते हैं, है ना? लेकिन आज हमारा मकसद है उन तथ्यों के पीछे के क्यों को समझना। बिल्कुल। जब हम किसी कानून की कहानी समझ लेते हैं ना, तो वो जवाब हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, जिसमें हाल ही के कुछ अहम बदलाव और लोक अदालतों के सवाल हैं। पहला सवाल है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने वक्फ बोर्डों की संरचना में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया? इसका सही उत्तर है गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना। ये तो काफी बड़ा बदलाव लगता है मुझे। जी हाँ, बिल्कुल। ये 2025 का ना सबसे नया और काफी चर्चित संशोधन है। हाँ। अगर हम एकदम न्यूट्रल होकर देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य बोर्ड के कामकाज में विविधता और जवाबदेही आना है। पहले इसमें सिर्फ एक ही समुदाय के सदस्य होते थे। अच्छा, तो प्रशासन को पारदर्शी बनाने के लिए बदलाव किया गया है। समझ गया। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका निपटारा लोक अदालत में किया जा सकता है? सही उत्तर है समझौते योग्य अपराध का। तो मतलब कोई हत्या का मामला हो तो वो यहां नहीं आएगा। एग्जैक्टली, सही पकड़ा आपने। लोक अदालत का ना बेस ही समझौता है। मतलब वो अपराध जिनमें कानूनी रूप से सेटलमेंट हो सकता है, जैसे छोटे मोटे झगड़े या चेक बाउंस। हत्या या रेप जैसे गंभीर संवैधानिक मामले यहाँ बिल्कुल नहीं आते। लॉजिकल है। सवाल नंबर 3 इसी से जुड़ा है। लोक अदालत की अवधारणा किससे प्रेरित है? इसका सही उत्तर है प्राचीन भारतीय विवाद समाधान। ये तो हमारी पुरानी पंचायत व्यवस्था जैसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। हमारी पुरानी न्याय प्रणाली में गांव के लोग पेड़ के नीचे बैठकर मामले सुलझाते थे ना। हाँ हाँ। बस आधुनिक लोक अदालतें उसी सोच को एक नया कानूनी ढांचा देती हैं, ताकि आम अदालतों से मुकदमों का बोझ थोड़ा कम हो सके। लेकिन यहाँ एक छोटी सी उलझन है। सवाल नंबर 4 है कि लोक अदालतों का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी क्यों होता है? सही उत्तर है कोई अपील स्वीकार्य नहीं होती है। मान लीजिए किसी को फैसला मंजूर ना हो तो क्या वो हाईकोर्ट नहीं जा सकता? देखिए, सुनने में ये थोड़ा कठोर लगता है। हाँ। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक बहुत क्लियर है। लोक अदालत में कोई भी फैसला थोपा नहीं जाता। दोनों पक्ष अपनी मर्जी से साइन करते हैं। तो जब आपने खुद सहमति दे दी तो बाद में अपील करने का अधिकार ही नहीं बचता। अरे हाँ, ये तो है। इसी से जुड़ा है सवाल नंबर 5। लोक अदालत की कार्यवाही की प्रकृति क्या है? सही उत्तर है कार्यवाही न्यायिक होती है और इसे सीआरपीसी के तहत दीवानी न्यायालय माना जाता है। मतलब ये सिर्फ बातचीत नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे कोई अनौपचारिक पंचायत समझने की भूल मत कीजिएगा। अच्छा। सीआरपीसी के तहत इसके पास गवाहों को बुलाने और सबूत मांगने के पूरे अधिकार होते हैं। इसका फैसला किसी भी आम दीवानी अदालत के बराबर ही पावरफुल होता है। समझ गया। चलिए अब नियुक्तियों और संसद के कुछ सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है, लोकपाल चयन समिति की संरचना क्या है? सही उत्तर है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी और विपक्ष का नेता। इसमें तो सरकार और विपक्ष दोनों हैं। क्योंकि लोकपाल देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा प्रहरी है ना। अगर सिर्फ सरकारी उसे चुनेगी तो निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे ही। इसलिए इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विपक्ष तीनों का बैलेंस रखा गया है। सही बात है। सवाल नंबर 7 न्यायपालिका से है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किससे परामर्श करते हैं? सही उत्तर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखिए, इसे ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहते हैं। सरकार अपनी मर्जी से किसी को जज नहीं बना सकती। कोलेजियम व्यवस्था में सीजेआई की सलाह सबसे अहम होती है। इसी से मिलता जुलता सवाल नंबर 8 है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में अतिरिक्त परामर्श किससे लिया जाता है? सही उत्तर है राज्य के राज्यपाल। यहाँ राज्यपाल की क्या भूमिका है? क्योंकि हमारा ढांचा संघीय है ना, हाई कोर्ट एक राज्य के भीतर काम करता है। हाँ। तो सीजेआई और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा राज्यपाल से राय लेना राज्य के हितों का सम्मान करना होता है। क्लियर है। सवाल नंबर 9 फिर से लोक अदालत का है। लोक अदालत के फैसले का दर्जा क्या है? सही उत्तर है सिविल कोर्ट डिक्री या दीवानी न्यायालय का आदेश। जैसा हमने पहले भी कहा, डिक्री का मतलब है कि अगर कोई फैसले का पालन नहीं करता तो अदालत उसे जबरन लागू करवा सकती है। मतलब ये सिर्फ सुझाव नहीं है। अब एक बहुत ही करंट टॉपिक, सवाल नंबर 10 2024-25 में पीएमएलए के तहत जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में। स्रोत के अनुसार सही उत्तर है कथन 1, 2 और 3 सही है। ये पीएमएलए इतना सख्त क्यों है? पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जो काले धन को सफेद करते हैं। अच्छा। इसके नियम इतने सख्त हैं कि जमानत मिलना लगभग नामुमकिन होता है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी साफ किया कि अगर सुनवाई में कई साल लग रहे हैं तो व्यक्तिगत आजादी सर्वोपरि है और जमानत दी जा सकती है। बहुत बड़ा फैसला ये। सवाल नंबर 11 संसद से जुड़ा है। संयुक्त बैठक किस विधेयक के लिए बुलाई जा सकती है? सही उत्तर है केवल साधारण विधेयक। धन विधेयक के लिए क्यों नहीं? यह ना बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। धन विधेयक के मामले में संविधान ने लोकसभा को सर्वोच्च पावर दी है। राज्यसभा उसे रोक ही नहीं सकती और संविधान संशोधन तो दोनों सदनों को अलग अलग विशेष बहुमत से पास करना होता है। बिल्कुल। इसलिए जॉइंट सिटिंग सिर्फ साधारण बिल के लिए होती है। अच्छा, अब सवाल नंबर 12 नमदाफा टाइगर रिजर्व कहाँ है जहां 12 वर्ष बाद हाथी देखा गया? सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। ये पॉलिटी के पेपर में कैसे आ गया? ये दिखाता है कि करंट अफेयर्स कितने जरूरी हैं। हाँ, नमदाफा अरुणाचल की बहुत घनी जगह है। 12 साल बाद वहां हाथी का दिखना पर्यावरण के हिसाब से बहुत बड़ी और पॉजिटिव घटना है। बिल्कुल। सवाल नंबर 13 कैग यानी CAG की राज्य रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? सही उत्तर है संबंधित राज्य के राज्यपाल को। नियम बहुत सिंपल है। केंद्र की रिपोर्ट है तो राष्ट्रपति को जाएगी और राज्य के खातों की जांच है तो वो राज्यपाल को जाएगी, जो उसे विधानसभा में रखवाते हैं। समझ गया। सवाल नंबर 14 राजनीति से है। निष्ठा के लिए पुरस्कार यानी रिवॉर्ड फॉर लॉयल्टी का क्या तात्पर्य है? सही उत्तर है दीर्घकालिक समर्थन को मान्यता देना और पुरस्कृत करना। देखिए, प्रैक्टिकल राजनीति में अक्सर उन नेताओं को मंत्री पद मिलता है जिन्होंने पार्टी का बुरे वक्त में भी साथ दिया हो। ये उसी का उदाहरण है। बिल्कुल। अब हम नागरिकता के बहुत ही अहम टॉपिक पर आते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी सेक्शन है। सवाल नंबर 15 2003 संशोधन के बाद किस सिद्धांत का सख्ती से पालन हुआ? सही उत्तर है रक्त संबंधी नियम। ये रक्त का नियम क्या है? पहले था कि जो भारत में पैदा हुआ वो भारतीय है। अच्छा। लेकिन इससे घुसपैठियों के बच्चों को भी नागरिकता मिलने लगी तो 2003 में नियम सख्त किया गया कि जन्म के समय माता या पिता में से किसी एक का भारतीय रक्त होना जरूरी है। बहुत लॉजिकल है। सवाल नंबर 16 नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है अनुच्छेद 11। संविधान निर्माताओं को पता था कि आगे चलकर माइग्रेशन की नई चुनौतियां आएंगी। हाँ, बिल्कुल। इसलिए अनुच्छेद 11 के जरिए उन्होंने संसद को पूरी शक्ति दे दी कि वो जब चाहे नागरिकता के नियम बदल सकती है। सही है। सवाल नंबर 17 नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 से संबंध समझौता कौन सा है? सही उत्तर है असम समझौता। 80 के दशक में असम में बाहरी लोगों के खिलाफ बहुत बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट चला था। उसी उग्र आंदोलन को शांत करने के लिए केंद्र और असम के नेताओं के बीच ये ऐतिहासिक असम समझौता हुआ था। अच्छा। सवाल नंबर 18 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अनुच्छेद 8 के तहत आवेदन कहाँ करें? सही उत्तर है अपने निवास के देश में भारतीय दूतावास में। ये बस एक सुविधा है। मतलब अगर कोई अमेरिका में है तो उसे एक फॉर्म के लिए भारत आने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो है। वो वहीं के इंडियन एम्बेसी में अप्लाई कर सकता है। सवाल नंबर 19 थोड़ा ट्रिकी है। नागरिकता संबंधी प्रावधान कब लागू हुए? सही उत्तर है 26 नवंबर 1949। लेकिन संविधान तो 1950 में लागू हुआ था ना? एग्जैक्टली। यही वो बारीक पॉइंट है जहां स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अच्छा। पूरा संविधान 1950 में लागू हुआ, लेकिन विभाजन की वजह से नागरिकता और चुनाव वाले प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही तुरंत लागू कर दिए गए थे। क्या बात है। सवाल नंबर 20 2015 संशोधन द्वारा नागरिकता अधिनियम में मुख्य परिवर्तन क्या था? सही उत्तर है PIO और OCI कार्ड योजनाओं का विलय। पहले 2 अलग कार्ड होते थे जिससे बहुत कंफ्यूजन होता था। तो 2015 में प्रोसेस को आसान बनाने के लिए दोनों को मिलाकर सिर्फ OCI कार्ड कर दिया गया। समझ गया। अब बहुत ही चर्चित सवाल। सवाल नंबर 21 CAA 2019 के अंतर्गत प्रवासियों के लिए निर्धारित कट ऑफ तिथि क्या थी? सही उत्तर है 31 दिसंबर 2014। ये तारीख एक लक्ष्मण रेखा की तरह है। मतलब जो प्रवासी इस तारीख तक या उससे पहले भारत आ चुके हैं, सिर्फ उन्हें ही फास्ट ट्रैक नागरिकता मिलेगी। सवाल नंबर 22 नागरिकता त्यागने पर क्या होता है? सही उत्तर है वो अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है। ये स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ने का रूल है। कई लोग विदेश में बसने के लिए अपनी मर्जी से डिक्लेरेशन देते हैं। सवाल नंबर 23 है कि OCI का अर्थ क्या है? सही उत्तर है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कार्ड उन विदेशियों के लिए है जो मूल रूप से भारतीय वंश के हैं। इससे वो बिना वीजा भारत आ जा सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। बिल्कुल। सवाल नंबर 24 भारत में 12 वर्षों तक रहने वाला विदेशी कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकता है? सही उत्तर है नागरिकीकरण द्वारा। मान लीजिए किसी विदेशी का भारत से कोई पुराना संबंध नहीं है, हाँ, लेकिन वो एक तय समय तक यहाँ रहता है, तो एक लीगल प्रोसेस से वो नागरिक बन सकता है। इसे ही नेचुरलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, अब देखिए सवाल नंबर 25 नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किसकी अनुमति नहीं है? सही उत्तर है दोहरी नागरिकता या डुअल सिटीजनशिप। हाँ, भारत का स्टैंड इस पे बहुत क्लियर है। आप एक साथ भारत और किसी और देश के नागरिक नहीं हो सकते। सिंगल सिटीजनशिप ही चलेगी यहाँ। एकदम क्लियर। चलिए CAA के कुछ और प्रावधान देखते हैं। सवाल नंबर 26 CAA 2019 के तहत आवेदन के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है? सही उत्तर है आधार कार्ड। आधार कार्ड क्यों नहीं? क्योंकि आधार निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। अच्छा, हाँ,
जो लोग बाहर से जान बचाकर आए हैं, जरूरी तो नहीं कि उनका आधार बनाई हो, इसलिए इसे बाहर रखा गया है। लॉजिकल है। सवाल नंबर 27, CAA 2019 के तहत फास्ट ट्रैक नागरिकता में कौन शामिल नहीं है? स्रोत के अनुसार सही उत्तर है मुस्लिम। देखिए, हम यहाँ सिर्फ स्रोत के फैक्ट्स बता रहे हैं। बिल्कुल। इस कानून का ढांचा ही इस आधार पर है कि 3 पड़ोसी देशों में जो अल्पसंख्यक धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए, उन्हें जल्दी नागरिकता मिले। और ये समुदाय कौन से हैं? ये सवाल नंबर 28 में है। 2019 CAA में कितने धार्मिक समुदाय शामिल हैं? सही उत्तर है 6 समुदाय। जी, ये 6 समुदाय हैं: हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। सवाल नंबर 29, स्वेच्छा से अन्य देश का नागरिक बनने पर क्या होता है? सही उत्तर है भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जो हमने दोहरी नागरिकता न होने की बात की थी ना, हाँ। ये उसी का रिजल्ट है। प्रोसेस बिल्कुल ऑटोमेटिक है। समझ गया। सवाल नंबर 30, नए जोड़े गए क्षेत्रों में नागरिकता का निर्णय कौन करता है? सही उत्तर है केंद्र सरकार। जैसे जब 1975 में सिक्किम भारत में मिला था, अच्छा, तो वहां के लोगों को नागरिकता देने का फैसला और नोटिफिकेशन सीधे केंद्र सरकार ही निकालती है। चलिए अब कुछ करंट अफेयर्स। सवाल नंबर 31, अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के उत्तराधिकारी कौन होंगे? सही उत्तर है न्यायमूर्ति BR गवई, जो 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता का नियम बहुत कड़ाई से माना जाता है। जो सबसे सीनियर होते हैं, आमतौर पर वही अगले CJI बनते हैं। बिल्कुल। सवाल नंबर 32, बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? सही उत्तर है संसद। वैसे तो सहकारी समितियां राज्य का विषय है, लेकिन जब वो कई राज्यों में फैल जाती हैं, तो कोई एक राज्य उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। तब संसद कानून बनाती है। सवाल नंबर 33, बहुत बेसिक अंतर बताता है। भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच जवाबदेही का क्या अंतर है? सही उत्तर है अमेरिकी राष्ट्रपति और उनका मंत्रिमंडल संसद के सदस्य नहीं होते, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री और मंत्रियों का संसद का हिस्सा होना अनिवार्य है। एग्जैक्टली। ये पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का सबसे बड़ा फर्क है। हाँ। भारत में सरकार को रोज संसद में जवाब देना होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति संसद से बिल्कुल अलग होकर काम करते हैं। ऐतिहासिक सवाल है अगला। सवाल नंबर 34, प्रिवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त हुआ? सही उत्तर है 1971। आजादी के समय रियासतों को जो विशेष पेंशन मिलती थी, उसे ही प्रिवी पर्स कहते थे। अच्छा। 1971 में समानता का तर्क देकर संविधान संशोधन के जरिए से हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। सवाल नंबर 35, पर्यावरण और वन्य जीव सुरक्षा को निर्देश के रूप में कब जोड़ा गया? सही उत्तर है 1976। ये 42nd संशोधन का हिस्सा था, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं। इसे DPSP में जोड़ा गया था। अब हम आखिरी 15 सवालों पर आ गए हैं। जी, ये आर्टिकल्स वाले सवाल बहुत अहम है। सवाल नंबर 36, अनुच्छेद 4(2) के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? सही उत्तर है साधारण बहुमत। तब अगर संसद में 50% से एक भी ज्यादा सदस्य हाँ बोल दें, तो नया राज्य बन सकता है। सवाल नंबर 37, अनुच्छेद 59(3) में राष्ट्रपति के संबंध में क्या प्रावधान है? सही उत्तर है राष्ट्रपति का वेतन और विशेषाधिकार। देश के सबसे बड़े पद की गरिमा के लिए ये जरूरी है कि उनके कार्यकाल में उनकी सैलरी या सुविधाओं में कोई कटौती ना हो। बिल्कुल। सवाल नंबर 38, 69 में संशोधन अधिनियम 1991 ने दिल्ली को क्या दर्जा दिया? सही उत्तर है दिल्ली को विधानसभा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। इसी संशोधन से दिल्ली को अपनी विधानसभा और CM मिले। हालांकि पुलिस और जमीन आज भी केंद्र के ही पास है। सवाल नंबर 39, राज्य विधायकों को अनुच्छेद 188 के तहत पद ग्रहण से पहले क्या करना चाहिए? सही उत्तर है शपथ लें या प्रत्याज्ञान लें। चुनाव जीतने के बाद भी बिना शपथ लिए कोई विधायक सदन में वोट नहीं कर सकता। सही है। सवाल नंबर 40, सहकारी समितियां किस सूची में है? सही उत्तर है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब जहां केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर दोनों के कानून आपस में टकरा जाएं, तो केंद्र का कानून ही माना जाएगा। सवाल नंबर 41, छठी अनुसूची किस क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है? सही उत्तर है पूर्वोत्तर भारत। मुख्य रूप से 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उनकी संस्कृति बचाने के लिए उन्हें विशेष स्वायत्तता दी गई है। सवाल नंबर 42, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से कब हटाया गया? सही उत्तर है 1978। क्यों हटाया गया इसे? क्योंकि सरकार जब विकास के लिए जमीन लेती थी, तो लोग मौलिक अधिकार का हवाला देकर कोर्ट पहुंच जाते थे। अरे हाँ। तो 1978 में 44th संशोधन से इसे सिर्फ एक आम कानूनी अधिकार बना दिया गया। बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 43, जो बहुत ऐतिहासिक है, किस मामले में न्यायालय ने संसद को मौलिक अधिकार छीनने से रोका? सही उत्तर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगर पूरे संविधान का सबसे बड़ा फैसला कोई है ना, तो वो यही है। मतलब संसद संविधान बदल सकती है, लेकिन उसकी मूल नींव को नष्ट नहीं कर सकती। बहुत बड़ा पॉइंट है। सवाल नंबर 44, लोकसभा भंग होने पर भी मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं होगी, ये किस मामले का फैसला है? सही उत्तर है UNR राव बनाम इंदिरा गांधी 1971।
लॉजिक ये है कि देश एक पल के लिए भी बिना सरकार के नहीं रह सकता। जब तक नई सरकार नहीं बनती, पुरानी मंत्रिपरिषद काम करती रहेगी। बिल्कुल। सवाल नंबर 45। अप्रैल 2025 तक 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? सही उत्तर है 22। शुरुआत में सिर्फ 14 थीं, फिर समय के साथ सिंधी, डोगरी जैसी और भाषाएं जोड़ी गईं। सवाल नंबर 46। अनुच्छेद 342 के तहत दिसंबर 2022 तक कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं? सही उत्तर है 730 से अधिक। ये दिखाता है कि भारत में कितनी डाइवर्सिटी है। इन सभी जनजातियों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। सवाल नंबर 47। अनुच्छेद 246 के अनुसार संसद की विशेष शक्ति वाली सूची कौन सी है? सही उत्तर है संघ सूची। रक्षा, रेलवे, विदेश नीति जैसे मुद्दे जो पूरे देश के लिए एक समान होने चाहिए, वो संघ सूची में आते हैं। राज्य इन पर कानून नहीं बना सकते। सवाल नंबर 48। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत क्या आता है? सही उत्तर है राज्यों के पुनर्गठन के लिए कानून। जैसा हमने साधारण बहुमत में देखा, नए राज्य बनाना अनुच्छेद 368 के तहत विशेष संशोधन नहीं माना जाता। समझ गया। सवाल नंबर 49। गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता डीपीएसपी में कब जोड़ी गई? सही उत्तर है 1976। ये भी 42वें संशोधन का हिस्सा है। न्याय सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होना चाहिए, इसलिए गरीब को मुफ्त वकील देना राज्य का काम है। और अब हमारा आखिरी सवाल, सवाल नंबर 50। मौलिक अधिकारों को लागू करने वाले कितने रेट हैं? सही उत्तर है 5 रेट। जी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। अगर अधिकारों का हनन हो तो कोर्ट इन्हीं 5 रिट से आपको बचाता है। पहला सवाल जो हमारे सामने है, किस अनुसूची और अनुच्छेद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमा का उल्लेख है? इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है पहली अनुसूची, अनुच्छेद 1 और 4। मतलब ये देश का बेसिक ढांचा है। हाँ, जब भी देश के अंदर कोई नया राज्य बनता है ना, या किसी राज्य की सीमा बदली जाती है, तो सीधा इस पहली अनुसूची को अपडेट कर दिया जाता है। ये एक तरह से भारत की सीमाओं का आधिकारिक इंडेक्स है। ये तो बहुत तार्किक है। इसी ढांचे से जुड़ा अगला सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देती है? सही उत्तर है छठी अनुसूची। और छात्रों, ये बहुत खास है क्योंकि ये सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पर लागू होती है। अच्छा, सिर्फ इन 4 पूर्वोत्तर राज्यों पर? बिल्कुल। इन इलाकों की जनजातीय संस्कृति बहुत अलग है, इसलिए ये अनुसूची उन्हें अपने पारंपरिक कानूनों के तहत अपनी ग्राम परिषदें खुद चलाने की आजादी देती है। समझ गई। अब थोड़ा संशोधनों की तरफ चलते हैं। सवाल था, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 1990 के 65वें संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा प्रावधान प्रस्तुत किया गया था? इसका उत्तर है एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग का गठन। मतलब पहले कोई टीम नहीं होती थी? हाँ, इससे पहले सिर्फ एक विशेष अधिकारी होता था। पर आप ही सोचिए, इतने बड़े समुदाय की समस्याओं को कोई एक व्यक्ति कैसे सुलझाएगा? इसलिए पूरी एक टीम यानी आयोग बना दिया गया। एकदम सही बात है। इसी से जुड़ा आरक्षण का एक और सवाल आया। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत किस प्रावधान को बढ़ाया गया? सही उत्तर है विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए आरक्षण। और शायद इसमें एंग्लो इंडियन कोटा भी खत्म हुआ था ना? बिल्कुल सही पकड़ा। इस संशोधन ने एससी एसटी का आरक्षण 10 साल बढ़ा दिया, लेकिन एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटें खत्म कर दी। समय के साथ बदलाव जरूरी है। ऐसा ही एक बदलाव था जिस पर प्रश्न पूछा गया। 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को कौन सी शक्तियां पुनः प्रदान की गईं? उत्तर है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने की शक्ति। मतलब राज्य खुद तय करेंगे कि कौन पिछड़ा है? हाँ, एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये शक्ति छीन नहीं थी, लेकिन जमीनी हकीकत राज्य ही बेहतर जानते हैं, इसलिए संशोधन करके ये शक्ति उन्हें वापस दे दी गई। सही कहा। महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर भी एक सवाल था। 106वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? इसका जवाब है 33%, जिसे हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहते हैं। एकदम सही। दशकों की बहस के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। क्या बात है। अर्थव्यवस्था पर भी एक सवाल था। 101वें संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा कौन सा प्रमुख कर सुधार पेश किया गया? सही उत्तर है वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी। वन नेशन वन टैक्स वाला फंडा। बिल्कुल। टैक्स के ऊपर टैक्स लगने वाली पुरानी व्यवस्था को खत्म करके पूरे देश को एक सिंगल मार्केट बना दिया गया। सहकारिता से जुड़ा अगला प्रश्न देखिए। 97वें संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? इसका सही उत्तर है 1 वर्ष। मतलब राज्यों को 1 साल का ग्रेस पीरियड मिला। हाँ, जब केंद्र ने नए नियम बनाए तो राज्यों को अपने पुराने कानूनों को नए नियमों के अनुसार ढालने के लिए 1 साल का बफर टाइम दिया गया। ये बहुत ही व्यवहारिक अप्रोच है।
अब सीमाओं से जुड़ा एक तकनीकी सवाल था। 40वें संशोधन अधिनियम 1976 के संदर्भ में समुद्री क्षेत्रों की कौन सी श्रेणी संसद के विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है? उत्तर है प्रादेशिक जल और EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मुझे हमेशा लगता था कि समुद्र पर शायद राज्यों का भी कुछ नियंत्रण होता होगा। नहीं, क्योंकि जो समुद्र तट से लगा पानी है वहां तेल और मछलियां जैसे संसाधन होते हैं और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला भी है, इसलिए कानून सीधा संसद बनाती है। अच्छा, अब भारत के नक्शे में हुए बदलाव पर सवाल था। 14वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया? सही उत्तर है पुदुचेरी। ये फ्रांसीसियों के पास था ना पहले? बिल्कुल। जब उन्होंने इसे भारत को सौंपा तो 14वें संशोधन के जरिए इसे आधिकारिक तौर पर भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, अगर आप इन संशोधनों को देखें तो ये बिल्कुल हमारे स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। जैसे जरूरतें बदलती हैं, नए अपडेट आ जाते हैं। एकदम सटीक उदाहरण है। चलिए स्थानीय प्रशासन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न था, 74वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान पेश किया गया था? इसका उत्तर है भाग 9A, जो नगर पालिकाओं से जुड़ा है। हाँ, जैसे 73वें संशोधन ने गांव में पंचायतों को मजबूत किया, वैसे ही 74वें ने शहरों में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। चुनाव और न्याय पर भी सवाल पूछा गया था। 19वें संशोधन अधिनियम 1966 द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था? सही उत्तर है चुनाव न्यायाधिकरण, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स। तो अब विवाद कौन सुनता है? अब चुनाव विवाद सीधे हाईकोर्ट सुनते हैं। पहले ट्रिब्यूनल्स में बहुत देरी होती थी, इसलिए उन्हें खत्म कर दिया गया। समय बचाने का अच्छा तरीका था। भाषाओं पर बहुत दिलचस्प सवाल आया। 71वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? सही उत्तर है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कैंडिडेट्स ध्यान दें, विकल्पों में मेघालय देकर कंफ्यूज किया गया था। हाँ, लेकिन भारत के सीमावर्ती इलाकों में नेपाली भाषी आबादी रहती है, इसलिए नेपाली को मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न DPSP से था। किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कोई संशोधन नहीं किया है? सही उत्तर है 48वां संशोधन अधिनियम। तो ये संशोधन था किस लिए? यह पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए था। इसका DPSP से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। अच्छा, और सबसे बड़े संशोधन की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सवाल था, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आपातकाल के दौरान वाला। बिल्कुल। 1976 में इस अकेले संशोधन में इतने सारे अनुच्छेदों को बदल दिया था कि इसे खुद में एक छोटा संविधान कहा जाने लगा। वाकई ऐतिहासिक दौर था। भारत के नक्शे से जुड़ा एक और सवाल आया। 9वां संशोधन अधिनियम 1960 निम्नलिखित में से किस समझौते को प्रभावी करने के लिए अधिनियमित किया गया था? सही उत्तर है भारत पाक समझौता 1958। ये बेरूबाड़ी यूनियन वाला केस है ना? एकदम सही। भारत सरकार कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दे रही थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना संविधान संशोधन के आप देश का कोई हिस्सा दूसरे देश को नहीं दे सकते। हर संशोधन की कितनी गहरी कहानी है। अब थोड़ा आयोगों की बात करते हैं। प्रश्न था, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में राजभाषा आयोग के बारे में वर्णन करता है? उत्तर है अनुच्छेद 344, जो राष्ट्रपति को आयोग बनाने की शक्ति देता है, ताकि वो हिंदी भाषा के आधिकारिक उपयोग की प्रगति की समीक्षा कर सकें। और हर छात्र का पसंदीदा आयोग संघ लोक सेवा आयोग। सवाल था, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के संघ लोक सेवा आयोग के गठन के संबंध में चर्चा की गई है? सही उत्तर है अनुच्छेद 315। मतलब केंद्र के लिए UPSC और राज्यों के लिए स्टेट PSC। बिल्कुल, योग्यता आधारित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। चुनाव से जुड़ा सवाल भी था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना के संबंध में उल्लेख किया गया है? इसका जवाब है अनुच्छेद 324। ये अनुच्छेद आयोग को चुनाव कराने की पूरी पावर देता है। हाँ, चुनाव के निर्देशन और नियंत्रण की पूरी जिम्मेदारी इसी में है। लेकिन अगर इन आयोगों को इतनी आजादी है तो इन पर नजर कौन रखता है? इसी पर अगला सवाल था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संघ लोक सेवा आयोग के कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 323 और यही आपके सवाल का जवाब भी है। मतलब रिपोर्ट कार्ड देना पड़ता है? बिल्कुल। UPSC को हर साल एक विस्तृत रिपोर्ट बनानी होती है कि उन्होंने कितने एग्जाम कराए, किसे नियुक्त किया, और वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपनी होती है, जो बाद में संसद में रखी जाती है। बहुत बेहतरीन चेक एंड बैलेंस है। एकदम। न्यायपालिका पर अगला प्रश्न देखिए। न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है? इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। जुडिशियल रिव्यू यानी कोर्ट संसद के कानून को चेक कर सकता है। हाँ, अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाए जो संविधान के खिलाफ हो तो अदालत उसे शून्य घोषित कर सकती है। और पैसे के मामले में भी ऐसा ही एक वॉचडॉग है। सवाल था, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में उल्लेख किया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 148, CAG। भारत के धन का रक्षक। बिल्कुल।
सरकार जनता का टैक्स कहाँ खर्च कर रही है, इसका ऑडिट यही अधिकारी करता है। अच्छा, क्या राष्ट्रपति को भी किसी की सलाह की जरूरत पड़ती है? प्रश्न था, विधि के प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की राष्ट्रपति की शक्ति किसके अंतर्गत उल्लिखित है? उत्तर है अनुच्छेद 143। तो कानूनी उलझनों पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं। हाँ, पर वो उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होते। सही है। अब बात करते हैं सरकार के कार्यकाल की। किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को उसकी सामान्य अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर सकता है? सही उत्तर है प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर। मतलब अपनी मर्जी से लोकसभा भंग नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। नाम मात्र प्रमुख और वास्तविक प्रमुख का यही फर्क है। उन्हें कैबिनेट की सलाह पर ही काम करना होता है। राज्यों के मामले में भी ऐसा ही है। प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(3) के तहत राज्य के मंत्रियों को पद की शपथ कौन दिलाता है? उत्तर है राज्य के राज्यपाल। जो भूमिका केंद्र में राष्ट्रपति की है, वही राज्य में राज्यपाल की होती है। अब एक बहुत ही ऐतिहासिक विषय, अनुच्छेद 31(b) को किस प्रकार के कानूनों को अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया था? सही उत्तर है भूमि सुधार कानून। ये 9वीं अनुसूची वाला मामला है। एकदम सही। आजादी के बाद जमीनें गरीबों में बांटनी थी, पर लोग कोर्ट चले जाते थे। इसलिए इन कानूनों को कोर्ट से बचाने के लिए यह अनुच्छेद लाया गया। मास्टर स्ट्रोक था। सहकारिता पर अब कुछ सवाल बैक टू बैक आए हैं। पहला था, सहकारी समिति कानून के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे अपराध माना जाता है? उत्तर है गलत जानकारी देना या रिटर्न दाखिल न करना। वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने के लिए। हाँ, क्योंकि ये समितियां लोगों के पैसे से चलती हैं। इसी से जुड़ा दूसरा सवाल, राज्य सहकारी समिति अधिनियमों में परिवर्तन क्यों किया गया? सही उत्तर है कार्य पद्धति की खराब गुणवत्ता। मैनेजमेंट सुधारने के लिए। बिल्कुल, भाई भतीजावाद खत्म करके प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए। तीसरा सवाल बोर्ड के कार्यकाल पर था। सहकारी समिति के बोर्ड में सेवारत निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर है 5 वर्ष। ताकि स्थिरता रहे, बार बार चुनाव ना हो। एकदम सही। और सहकारिता पर आखिरी सवाल, किसी सहकारी समिति के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अपनी वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अधिकतम समय सीमा क्या होती है? सही उत्तर है 6 माह। मतलब ऑडिट के बाद जल्दी से जल्दी हिसाब किताब देना होता है। हाँ, सदस्यों को पता होना चाहिए कि उनका पैसा कैसे इस्तेमाल हुआ। दोस्तों, कभी कभी लगता है नियम बहुत सख्त है, पर जनता का पैसा है तो ढील नहीं दी जा सकती। बिल्कुल। अब देखिए पेपर सेट करने वाले कैसे दिमाग से खेलते हैं। पॉलिटी के बीच में अचानक एक प्रश्न आ गया, 44 और b का तृतीय अनुपाती c है। यदि b पहली 3 समप्राकृत संख्याओं का योगफल है तो c का मान ज्ञात कीजिए। और इसका सही उत्तर है 0.98। देखा, गणित का सवाल डालकर बस ये चेक कर लिया कि कैंडिडेट्स कितने अलर्ट हैं। हाँ, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट था। खैर, वापस पॉलिटी पर आते हैं। सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में मंत्री परिषद पर लागू सामूहिक कार्यकारी उत्तरदायित्व के सिद्धांत का सर्वोत्तम वर्णन करता है? सही उत्तर है सभी मंत्री सरकारी निर्णयों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व साझा करते हैं। एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। बिल्कुल। अगर कैबिनेट का फैसला है तो हर मंत्री को उसका समर्थन करना होगा। गजब की एकता है। अब करंट अफेयर्स का एक सवाल, मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह 2025 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार बाल गवाहों के संबंध में कौन सा कथन सही है? उत्तर है यदि बच्चे का साक्ष्य स्वैच्छिक और विश्वसनीय हो तो वह स्वीकार्य है। मतलब उसे सिखाया पढ़ाया न गया। हाँ, कोर्ट जानता है कि बच्चों से झूठ बुलवाना आसान है, इसलिए गवाही बिल्कुल स्वैच्छिक होनी चाहिए। अब वापस चलते हैं नीति निर्देशक तत्वों की ओर। भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? सही उत्तर है बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। पर ये तो पहले डीपीएसपी ही था ना? था, पर 2002 के बाद इसे अनुच्छेद 21(a) के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया। अच्छा, एक और बड़ा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है? उत्तर है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी। पूरे देश के लिए एक समान कानून। बिल्कुल, विवाह या संपत्ति जैसे मामलों में समानता लाने का निर्देश। इसी तरह का एक और निर्देश, कौन सा भारतीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम आय, स्थिति और अवसरों में असमानताओं को कम करने के बारे में वर्णन करता है? सही उत्तर है 44वां संशोधन अधिनियम, जिसने अनुच्छेद 38(2) जोड़ा था। हाँ, ताकि अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो। एक ऑड वन आउट वाला सवाल देखिए। हाँ, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य नीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत नहीं जोड़ा गया है? इसका उत्तर है सहकारी समितियों पर लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देना। क्योंकि ये तो बहुत बाद में 97 में संशोधन से आया था। एकदम सही। क्रोनोलॉजी याद हो तो ये सवाल आसान है। न्याय सबके लिए बराबर हो, इस पर सवाल था, कौन सा संवैधानिक प्रावधान राज्य को ये सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि किसी भी नागरिक को आर्थिक अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित न किया जाए? सही उत्तर है अनुच्छेद 39(a). और इसी को घुमाकर पूछा गया, गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किसमें किया गया है? उसका जवाब भी अनुच्छेद 39(a) ही है। मुफ्त वकील सिर्फ अमीरों का हक नहीं है। बिल्कुल। एक और रिपीट सवाल,
भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? सही उत्तर है अनुच्छेद 43B, सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो ये सब अनुच्छेद एक आदर्श समाज की रूपरेखा बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं। चलिए आखिरी 10 सवालों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश के बारे में वर्णन किया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 38। ये लोक कल्याण की नींव है। हाँ, नीतियों के केंद्र में हमेशा सामाजिक न्याय होना चाहिए। समाज कल्याण पर ही अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को बेरोजगारी के मामलों में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 41। मतलब मनरेगा जैसी योजनाएं इसी से आई हैं। एकदम। मनरेगा और वृद्धावस्था पेंशन इसी सोच का परिणाम है। डॉट्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं? विदेशी मामलों पर प्रश्न था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के निर्देश दिए गए हैं? उत्तर है अनुच्छेद 51D। भारत की शांतिप्रिय विदेश नीति। बिल्कुल, युद्ध के बजाय बातचीत से मामले सुलझाना। हमारी संस्कृति को बचाने के लिए भी निर्देश है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण पर कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 49। ताजमहल या लाल किले की सुरक्षा? हाँ, ये राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है। स्वास्थ्य पर सवाल था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है? उत्तर है अनुच्छेद 47। पब्लिक हेल्थ और पोषण सुधारना। बिल्कुल, और कई राज्यों में शराबबंदी भी इसी अनुच्छेद के कारण होती है। लेकिन क्या हम इन अधिकारों के लिए कोर्ट जा सकते हैं? प्रश्न था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 37, जो कहता है कि हम कोर्ट नहीं जा सकते। ये शासन के लिए जरूरी है, पर इन्हें लागू करवाने के लिए आप अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। बहुत जरूरी स्पष्टीकरण था। अगला सवाल फिर से एक रिवीजन है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B में उल्लिखित है? उत्तर है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत फोकस है पेपर में। बिल्कुल है। एक और रिपीट कॉन्सेप्ट, भारतीय संसदीय प्रणाली में लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उसे भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? सही उत्तर है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को इसे भंग करने की सलाह देते हैं। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, वही कॉन्सेप्ट घुमाकर पूछा है। अब अदालती ढांचा देखिए, किसी जिले में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी की दोहरी भूमिका क्या होती है? उत्तर है दीवानी मामलों के लिए जिला न्यायाधीश और फौजदारी मामलों के लिए सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करना। मतलब जज एक ही होता है? बिल्कुल। जब वो पैसों या जमीन का विवाद सुनता है तो डिस्ट्रिक्ट जज होता है और क्रिमिनल केस में सेशन जज कहलाता है। ये तो आम जिंदगी के लिए भी बहुत काम की जानकारी है। और अब हमारा आज का अंतिम प्रश्न, दिसंबर 2024 में संपूर्ण भारत डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोकमग्न था। डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री बने थे? इसका सही उत्तर है वर्ष 2004। राजनीति और करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा सवाल है। प्रश्न 101, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के संदर्भ में भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया? इसका सही उत्तर है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। देखिए, इस सवाल का ऐतिहासिक बैकग्राउंड बहुत ही दिलचस्प है। आपको 1975 के आपातकाल का दौर तो याद ही होगा। हाँ बिल्कुल। उस वक्त ना ये महसूस किया गया कि आपातकाल लगाने जैसा इतना बड़ा फैसला कोई प्रधानमंत्री अकेले अपनी मर्जी से न ले सके। इसी खामी को सुधारने के लिए 44वें संशोधन के जरिए ये तय किया गया कि राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने के लिए पूरी कैबिनेट की लिखित सलाह लेनी ही होगी। अच्छा, तो मतलब एक कड़वे अनुभव से सीखकर हमने अपना सिस्टम सुधारा। सही है। व्यवस्था में ऐसी ही एक सुरक्षा पैसे को लेकर भी होती है। इसी से जुड़ा है प्रश्न 102, भारत की आकस्मिक निधि के संबंध में भारत के राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है? और इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम धनराशि देने हेतु इस निधि को नियंत्रित करते हैं। इसे समझना बहुत आसान है। जैसे हमारे घरों में एक इमरजेंसी गुल्लक होता है ना। हाँ बिल्कुल। जिसे हम सिर्फ मुसीबत में तोड़ते हैं। एग्जैक्टली। जिसे हम सिर्फ तभी इस्तेमाल करते हैं जब कोई अचानक खर्च आ जाए। देश के लिए ये आकस्मिक निधि वही गुल्लक है। मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है और देश में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो पैसों के लिए संसद के अगले सत्र का इंतजार तो नहीं किया जा सकता ना। नहीं, वो तो मुमकिन ही नहीं है। बस तब राष्ट्रपति इसी फंड से तुरंत पैसा निकाल कर देते हैं। काफी प्रैक्टिकल व्यवस्था है ये। अब देश के बजट और नीतियों से जुड़ा एक आंकड़ा देखते हैं। प्रश्न 103, श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में श्रम बल में किस आयु वर्ग की भागीदारी सबसे अधिक थी? सही उत्तर है
30 वर्ष और उससे अधिक। ये जो आंकड़ा है ना, ये नीति निर्माताओं के लिए बहुत जरूरी है। ये भारत के डेमोग्राफिक कार्यबल की असली तस्वीर दिखाता है। अच्छा, इससे सरकार को क्या मदद मिलती है? इससे सरकार को यह समझने में मदद मिलती है कि नौकरियां किस आयु वर्ग के लिए सबसे ज्यादा बनानी है और आगे चलकर पेंशन या सामाजिक सुरक्षा की नीतियां कैसे तय करनी है। समझ गया। और इसी सर्वे का एक और हिस्सा भी परीक्षा में आया था। प्रश्न 104। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं के लिए रोजगार दर कितनी थी? इसका सही उत्तर है 41.1%। देखिए, ये 41.1% का जो आंकड़ा है, ये सीधे तौर पर महिला सशक्तिकरण और स्किल डेवलपमेंट के असर को मापता है। मतलब ट्रेनिंग का सीधा फायदा दिख रहा है। बिल्कुल। अगर महिलाओं को सही व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए तो रोजगार बाजार में उनकी भागीदारी काफी बढ़ जाती है, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत है। सही बात है। एक मजबूत वर्कफोर्स से ही तो देश आगे बढ़ता है। अब वापस लौटते हैं देश चलाने वाले नेताओं पर। प्रश्न 105। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(4) के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? सही उत्तर है भारत का राष्ट्रपति। यहाँ एक थोड़ा तकनीकी बिंदु समझना जरूरी है छात्रों को। संविधान कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक अपने पद पर बने रहते हैं। हाँ, ये टर्म अक्सर किताबों में मिलता है। जी, लेकिन असल जिंदगी में ना, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी मंत्री को नहीं हटाते। ये पूरी तरह से प्रधानमंत्री की सलाह पर निर्भर करता है। तो जब ये मंत्री शपथ ले लेते हैं तो कैबिनेट असल में करती क्या है? यही पूछा गया था प्रश्न 106 में। Which two policy areas are explicitly managed by the Union Cabinet in India as part of its coordinating functions? सही उत्तर है फॉरेन रिलेशंस एंड डिफेंस, विदेशी संबंध और रक्षा। अगर आप ध्यान से सोचें तो विदेशी संबंध और देश की रक्षा, ये दोनों मुद्दे किसी भी राष्ट्र के संप्रभुता की रीढ़ होते हैं। बिल्कुल, इनमें तो कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। एकदम सही। इनमें कोई भी चूक सीधे देश के अस्तित्व पर असर डाल सकती है। इसीलिए इन्हें किसी एक मंत्रालय की स्वतंत्र कार्यप्रणाली पर छोड़ने के बजाय सीधे यूनियन कैबिनेट अपने समग्र समन्वय के दायरे में रखती है। मंत्रियों की इस पूरी संरचना को लेकर छात्रों में अक्सर दुविधा रहती है। प्रश्न 107 इसी से जुड़ा था। भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद में कौन सा पद पदानुक्रम में प्रधानमंत्री पद के ठीक नीचे आता है? सही उत्तर है कैबिनेट मंत्री। जी। अगर मैं इसे क्रिकेट से जोड़कर देखूं तो प्रधानमंत्री अगर टीम के कप्तान हैं तो क्या कैबिनेट मंत्री टीम के सबसे प्रमुख खिलाड़ी यानी कोर प्लेयर्स हैं? अरे वाह, ये बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। देखिए, एक पूरी मंत्री परिषद में कई लोग होते हैं, जैसे एक बड़े स्क्वाड में होते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन जो असली प्लेइंग 11 या कोर ग्रुप होता है ना, जो सबसे बड़े फैसले लेता है, वो कैबिनेट ही होती है। इसी स्क्वाड की बात करें तो एक और सवाल था। प्रश्न 108 निम्नलिखित में से किस समूह को भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं माना जाता है? सही उत्तर है संसदीय सचिव। अक्सर छात्र इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि नाम में सचिव है और काम मंत्रियों वाला लगता है। जी, लेकिन मंत्री परिषद में केवल 3 ही आधिकारिक स्तर होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जो संसदीय सचिव का पद है वो राजनीतिक तो है, लेकिन वो इस संवैधानिक परिषद का हिस्सा नहीं माना जाता। अच्छा, ये एक बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन था। अब देखते हैं नियुक्तियों में कैबिनेट की क्या भूमिका होती है। प्रश्न 109 भारत के राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों की नियुक्ति किस निकाय की सलाह पर करते हैं? सही उत्तर है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। यही तो हमारे संसदीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा नियम है। वो कैसे? देखिए, राष्ट्रपति के पास नियुक्तियां करने की शक्ति जरूर है, लेकिन वो उस शक्ति का इस्तेमाल केवल चुनी हुई सरकार यानी केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर ही कर सकते हैं। और इन मंत्रालयों के भीतर की कार्यप्रणाली पर आधारित था प्रश्न 110। भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद मुख्य कार्यकारी अंग के रूप में निम्नलिखित में से क्या कार्यान्वित करती है? सही उत्तर है प्रत्येक मंत्री अपने मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख होता है। मुझे लगता है नौकरशाहों और नेताओं का अंतर स्पष्ट करना होगा। एकदम सही कह रहे हैं आप। जो सचिव या IAS अधिकारी होते हैं ना, वे मंत्रालय के प्रशासनिक और तकनीकी प्रमुख होते हैं। मतलब वो परमानेंट होते हैं? जी, वे स्थायी होते हैं, लेकिन लोकतंत्र में नीतियां तो जनता की इच्छा के अनुसार बननी चाहिए। इसीलिए एक चुना हुआ प्रतिनिधि यानी मंत्री उस मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख होता है, जो सीधे जनता को जवाबदेह होता है। इसी जवाबदेही और शक्ति के चक्र से निकलता है हमारा अगला सवाल। प्रश्न 111 भारत के राष्ट्रपति के पास राज्यपालों और राजदूतों जैसे अधिकारियों को पद से हटाने या वापस बुलाने की शक्ति है। वह इस शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर करता है? सही उत्तर है केंद्रीय मंत्री परिषद। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी ना, नियुक्तियां हो या बर्खास्तगी, राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं। असली फैसला प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद ही लेती है। चलिए अब शक्तियों के गलियारे से निकलकर आम नागरिक के अधिकारों की दुनिया में चलते हैं। प्रश्न 112 निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा है? सही उत्तर है निर्देश सिद्धांत यानी DPSP
नीति निदेशक तत्व। इसमें आप संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता देखिए। उन्होंने उस वक्त महसूस किया कि भारत में बहुत गरीबी है। हाँ, सबको तो अच्छे वकील नहीं मिल सकते। बिल्कुल, अगर न्याय सिर्फ उसी को मिलेगा जो महंगा वकील कर सके, तो फिर तो संविधान का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। इसलिए राज्य को ये निर्देश दिया गया कि वो गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता दे। सही बात है, लेकिन अधिकारों के साथ ही हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं, है ना? जी बिल्कुल होते हैं। प्रश्न 113 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहने के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? सही उत्तर है अनुच्छेद 51A आई। और इसी के साथ प्रश्न 114 भी आया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करने के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 51A डी। इन दोनों सवालों को ना एक साथ देखना चाहिए। ये साफ बताते हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब हम सिर्फ मांग नहीं सकते, हमें देना भी पड़ेगा। एग्जैक्टली। अगर आप नागरिक होने के नाते देश से अधिकारों की उम्मीद करते हैं, तो देश भी तो आपसे यही उम्मीद करता है कि आप उसकी संपत्ति ना जलाएं और संकट के समय राष्ट्र की सेवा करें। अब यहाँ मुझे थोड़ी उलझन है। क्या हुआ? परीक्षा का प्रश्न 115 था, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? और बोर्ड ने सही उत्तर माना है ये निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर हमारे मौलिक अधिकार निरपेक्ष हैं ही नहीं, उन पर बंदिशें लगाई जा सकती हैं, तो फिर उन अधिकारों का हमारे लिए फायदा ही क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही शानदार और तार्किक सवाल है। अधिकारों पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाए गए हैं ताकि आपके अधिकारों की वजह से किसी दूसरे के अधिकार खत्म ना हो। अच्छा, कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? जरूर। मान लीजिए आपके पास बोलने की आज़ादी है, लेकिन अगर वो आज़ादी एब्सोल्यूट या निरपेक्ष हो जाए, तो कोई भी व्यक्ति खुलेआम दंगे भड़काने वाले भाषण दे सकता है ना। इसीलिए संविधान अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाता है। अब मैं समझा, मतलब मेरी आज़ादी वहीं तक है जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है। बिल्कुल सही पकड़े हैं। अधिकारों के हनन से जुड़ा अगला सवाल था प्रश्न 116 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 23। यह अनुच्छेद ना शोषण के विरुद्ध अधिकार का सबसे मजबूत स्तंभ है। ये इंसानों की खरीद फरोख्त और जबरन मजदूरी दोनों पर पूरी तरह से रोक लगाता है। अधिकारों की इसी सूची में एक बड़ा बदलाव भी हुआ था। प्रश्न 117 किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों को 7 से घटाकर 6 कर दिया है? सही उत्तर है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। जी हाँ, मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इससे जमींदारी उन्मूलन और विकास कार्यों में बहुत बाधा आ रही थी। तो सरकार ने इसे हटा दिया। हाँ, इसलिए इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर केवल एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसी तरह आजादी के तुरंत बाद भी कुछ अधिकारों को सीमित किया गया था। प्रश्न 118 प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा किस मौलिक अधिकार पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिए गए थे? सही उत्तर है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। उस समय आजादी मिलने के तुरंत बाद देश कई तरह की अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों से जूझ रहा था। हाँ, हालात काफी नाजुक थे। बिल्कुल। तब सरकार को लगा कि देश की सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बोलने की आजादी पर कुछ तर्कसंगत रोक लगानी जरूरी है। लेकिन कुछ अधिकारों का दायरा बढ़ाया भी तो गया है ना? जी, समय समय पर बिल्कुल बढ़ाया गया है। प्रश्न 119 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार विशेष रूप से बच्चों के लिए पेश किया गया था? सही उत्तर है बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी RTE। यह भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। इसके जरिए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा कोई सुविधा नहीं रही, बल्कि उनका बुनियादी हक बन गई। और आम आदमी के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आया प्रश्न 120 कि संवैधानिक संशोधन ने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में मान्यता दी। सही उत्तर है 97वां संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा अनुच्छेद 19 में बदलाव किया गया था, जिससे किसान या मजदूर अपनी मर्जी से कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाकर खुद को आर्थिक रूप से मजबूत कर सके। लेकिन एक बात बताइए, क्या होगा अगर सरकार कल को कोई ऐसा कानून बना दे जो इन अधिकारों को ही छीन ले? उसका भी इंतजाम है। हाँ, यही पूछा गया। प्रश्न 121 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 13। ये अनुच्छेद न्यायपालिका के हाथ में एक बहुत बड़ी ढाल है। ये अदालतों को शक्ति देता है कि अगर संसद कोई भी ऐसा कानून बनाए जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो, तो अदालत उसे तुरंत रद्द कर सकती है। अधिकारों की रक्षा की बात हो तो धर्मनिरपेक्षता को कैसे भूल सकते हैं? प्रश्न 122 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 25 जी। और समाज में बराबरी सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न 123 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कुओं,
तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के उपयोग करने के प्रति भेदभाव करने से रोकता है। सही उत्तर है अनुच्छेद 15। ये दोनों अनुच्छेद एक आधुनिक और समावेशी भारत की नींव है, बिल्कुल। जहां ना तो धर्म के आधार पर राज्य कोई दखल देगा और ना ही जाति या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक जगहों से किसी को बाहर किया जा सकेगा। इसी समानता से जुड़ा एक और कड़ा नियम है। प्रश्न 124, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने से रोकता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 18। मतलब अगर कल को कोई विदेशी सरकार मेरे काम से खुश होकर मुझे सर या कोई बड़ी उपाधि देना चाहे तो मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकते जब तक कि आप भारत के राष्ट्रपति से पहले अनुमति ना ले लें। अच्छा, ऐसा क्यों? इसका मुख्य उद्देश्य समाज में कृत्रिम ऊंच नीच को रोकना है। देखिए, अंग्रेजों के जमाने में राय बहादुर या सर जैसी उपाधियां देकर समाज को बांटा जाता था ना। हाँ, वो डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम। बिल्कुल। तो स्वतंत्र भारत में ऐसी वीआईपी संस्कृति के लिए कोई जगह नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी सोच थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों के संरक्षण की ओर। प्रश्न 125, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने, खदान या जोखिम भरे व्यवसाय में नियोजित किए जाने से रोकता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 24। और संस्कृति को बचाने के लिए प्रश्न 126, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की अनुमति देता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 30। ये दोनों ही प्रावधान कमजोर वर्गों को सुरक्षा देते हैं। एक जो है वो बच्चों के बचपन को शोषण से बचाता है और दूसरा भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने का पूरा हक देता है। और पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाला है। प्रश्न 127, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को भारतीय क्षेत्र के किसी भी भूभाग में निवास करने और बसने की अनुमति देता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 19। यही वो अधिकार है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को सही मायने में एक अखंड राष्ट्र बनाता है। एक राज्य का नागरिक दूसरे राज्य में जाकर अपना जीवन बना सकता है। इन सभी अधिकारों को सुरक्षित रखने का असली मैकेनिज्म क्या है, यह बताया गया प्रश्न 128 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 32। आपको याद होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। जी बिल्कुल, पढ़ा हमने। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास सारे अधिकार हों लेकिन जब वो छीने जाएं तो आपके पास कोई अदालत जाने का रास्ता ही न हो तो वो अधिकार सिर्फ कागज के टुकड़े रह जाते हैं ना। सही कहा। और इसी रिट की शक्ति का एक उदाहरण था प्रश्न 129, निम्नलिखित में से कौन सी रिट भारतीय संविधान में उल्लिखित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करती है? सही उत्तर है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। मतलब इंसान को पेश करो कोर्ट में। हाँ, मान लीजिए पुलिस किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बिना वजह जेल में डाल दे, तो अदालत इस रिट के जरिए आदेश देती है कि उस व्यक्ति को तुरंत जज के सामने पेश किया जाए। ये अवैध हिरासत के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। अदालतों की शक्ति के साथ ही हम विशिष्ट संस्थाओं और हालिया न्यायिक बदलावों पर आते हैं। प्रश्न 130, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ था? सही उत्तर है 16 जनवरी 2014। 2011-12 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को कौन भूल सकता है? उसी बड़े जन आंदोलन का सीधा नतीजा ये कानून था। संस्थाओं में बदलाव समय की मांग होते हैं, ऐसा ही एक सवाल था। प्रश्न 131, दिसंबर 2022 से जीएसटी सुधारों के सहयोग से स्थापित राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण के कार्यों को भारत में किस निकाय को हस्तांतरित कर दिया गया है? सही उत्तर है व्यापार उपचार महानिदेशालय यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। जब जीएसटी लागू हुआ था ना, तो चिंता थी कि कंपनियां टैक्स घटने का फायदा ग्राहकों को नहीं देंगी। हाँ, मुनाफा खुद रख लेंगी। बिल्कुल, इस संस्था का काम उसी मुनाफेखोरी को रोकना था। अब इसके सारे काम एक स्थायी निकाय को सौंप दिए गए हैं। अब यहाँ एक बहुत ही ट्रिकी सवाल आया था। प्रश्न 132, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करके अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 226। लेकिन एक बात बताइए, रिट तो सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है, तो दोनों में फर्क क्या है? यही वो बिंदु है जहां परीक्षा में छात्र गलती कर बैठते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है। अच्छा, और हाईकोर्ट? लेकिन उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। यानी रिट के मामले में हाईकोर्ट का दायरा सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ा है। अरे वाह, ये फर्क हमेशा याद रखना होगा। थोड़ा इतिहास की तरफ चलें तो प्रश्न 133, 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई थी? सही उत्तर है पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत। भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव यहीं से पड़ी थी। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का बजट अलग किया था। मानवाधिकारों से जुड़े भी 2 सीधे सवाल थे। प्रश्न 134, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर है नई दिल्ली।
और प्रश्न 135, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? सही उत्तर है 1993। ये दोनों तथ्य आपस में जुड़े हुए हैं। 1993 के उसी कानून के तहत इस आयोग का गठन किया गया था, जिसका काम देश भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर नजर रखना है। दोस्तों, अब जो सवाल मैं पढ़ने जा रहा हूं ना, वो बताता है कि आपको अखबार क्यों पढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल। प्रश्न 136, इन मार्च 2025 द इंडियन पार्लियामेंट passed the Immigration and Foreigners Bill 2025. Which of the following acts was specifically repealed by this legislation? सही उत्तर है द फॉरेनर्स एक्ट 1946। देखिए, एकदम ताज़ा करंट अफेयर है। जो छात्र 2025 या 2026 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि अब सिर्फ पुराने अनुच्छेद नहीं पूछे जाते। हाँ, लेटेस्ट न्यूज़ भी आती है। जी, संसद में पिछले 1-2 महीने में जो नए बिल पास हुए हैं, वे सीधे पॉलिटी के पेपर में आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक और बुनियादी सवाल था। प्रश्न 137 के लिए न्यायिक समीक्षा आवश्यक होती है। सही उत्तर है संविधान की सर्वोच्चता कायम रखने। अगर न्यायिक समीक्षा ना होना तो संसद में पूर्ण बहुमत वाली कोई भी सरकार मनमाना कानून बनाकर संविधान के मूल ढांचे को ही खत्म कर सकती है। तो मतलब कोर्ट एक तरह से वॉचडॉग का काम करता है। एकदम सही। अदालतें इसी समीक्षा के जरिए संविधान को सर्वोपरि रखती हैं। करंट अफेयर्स का एक और उदाहरण देखिए। प्रश्न 138, निम्नलिखित में से कौन से कथन गोरखनाथ शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले का सही वर्णन करते हैं? जैसा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फरवरी 2025 में फैसला सुनाया था। सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। ये फिर से साबित करता है कि हालिया महीनों के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले अब आपके सिलेबस का सीधा हिस्सा बन चुके हैं। राज्य स्तर की न्यायपालिका से जुड़ा है प्रश्न 139, किस प्रावधान के तहत राज्यपाल न्यायिक सेवा नियमों को कुछ मजिस्ट्रेटों तक विस्तारित कर सकते हैं? सही उत्तर है अनुच्छेद 237। और उस न्यायिक समीक्षा के नतीजे पर सवाल था। प्रश्न 140, यदि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा? सही उत्तर है इसे निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा, यानी नल एंड वॉइड। अगर मैं इसे फुटबॉल के खेल से समझाऊं तो क्या ये वैसा ही है जैसे रेफरी किसी फाउल प्ले पर सीधा रेड कार्ड दिखा दे और उस गोल को पूरी तरह कैंसिल कर दे? बहुत ही उम्दा उदाहरण दिया आपने। जिस दिन अदालत किसी कानून को शून्य या असंवैधानिक घोषित कर देती है, उसका मतलब है कि वो कानून उसी क्षण से अस्तित्वहीन हो गया। मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं बची। बिल्कुल, उसका कोई कानूनी मूल्य नहीं बचता। अदालतों के बोझ को कम करने की दिशा में भी सवाल पूछे गए थे। प्रश्न 141, 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है फौजदारी मामलों को निपटाने के लिए लोक अदालतों को अनुमति देना। जी। और इसी से जुड़ा है प्रश्न 142, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा, जो अन्य विधिक सेवा संस्थानों के साथ लोक अदालतों का संचालन करता है, का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? सही उत्तर है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। नालसा का काम ये सुनिश्चित करना है कि हमारे देश के कमजोर और हाशिए पर खड़े वर्गों को भी न्याय मिल सके। हाँ, कोर्ट के चक्कर न काटने पड़े। बिल्कुल। और जो मामले कोर्ट के बाहर शांति से सुलझ सकते हैं, वे लोक अदालतों के जरिए आसानी से सुलझा लिए जाएं। चलिए दोस्तों, अब हम देश की सबसे ऊंची अदालतों से निकलकर जमीनी स्तर यानी ग्रास रूट लोकतंत्र पर आते हैं। बात करते हैं पंचायतों और नगर पालिकाओं की। चलिए। प्रश्न 143, यदि भारत में कोई नगर पालिका अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाए तो क्या होगा? सही उत्तर है 6 महीने के भीतर नया चुनाव होना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में कोई भी पद लंबे समय तक खाली नहीं छोड़ा जा सकता, खासकर स्थानीय स्तर पर जहां रोजमर्रा के काम जुड़े होते हैं। साफ सफाई, पानी जैसी चीजें। हाँ, इसीलिए ये 6 महीने की सख्त डेडलाइन रखी गई है। और इनका सामान्य कार्यकाल कितना होता है? ये पूछा गया प्रश्न 144 में। भारत में नगर पालिकाओं में प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? सही उत्तर है 5 वर्ष। ये लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के कार्यकाल के समान ही रखा गया है, ताकि पूरे देश में चुनाव चक्र में एक समरूपता बनी रहे। लेकिन जब कोई गांव धीरे धीरे शहर बन रहा होता है तब क्या होता है? प्रश्न 145, भारत में अधिसूचित क्षेत्र समिति का प्राथमिक कार्य क्या है? सही उत्तर है नगर पालिका का दर्जा प्राप्त करने के लिए विकासशील शहरों का प्रबंधन करना। 40, कौन सा निकाय मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243W के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है? सही उत्तर है नगर निगम। इसी 243W के तहत नगर निगमों को शहरी योजना, सड़क, पानी और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर नीतियां बनाने और काम करने की शक्ति मिलती है। लेकिन दिल्ली या चंडीगढ़ जैसी जगहों पर क्या नियम है? प्रश्न 147, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में नगर निगमों की स्थापना कैसे की जाती है? सही उत्तर है संसद के अधिनियम द्वारा। राज्यों में तो ये काम विधानसभा करती है, तो यहाँ संसद क्यों? इसका कारण बहुत सीधा है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के अधीन होता है। अच्छा, तो राज्य का कोई रोल नहीं? नहीं, इसलिए वहाँ के स्थानीय संस्थाओं के नियम और गठन राज्य की विधानसभाएं नहीं बल्कि देश की संसद ही तय करती है। इन सब निकायों को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? प्रश्न 148,
शहरी स्थानीय सरकारी निकायों के वित्त की समीक्षा के लिए 74th संविधान संशोधन 1992 द्वारा किस वित्तीय संस्थान की स्थापना की गई थी? सही उत्तर है राज्य वित्त आयोग। जैसे केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बांटने के लिए केंद्रीय वित्त आयोग है ना, वैसे ही राज्य सरकार और स्थानीय नगर पालिकाओं या पंचायतों के बीच फंड्स का बंटवारा कैसे हो, इसकी समीक्षा राज्य वित्त आयोग करता है। इस स्थानीय स्तर के प्रबंधन का एक उदाहरण प्रश्न 149 में दिखा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है? सही उत्तर है खुला कुआं यानी ओपन वेल। अगर आप सोचें तो जिस तरह एक खुला कुआं सीधे तौर पर जमीन के सबसे निचले स्तर के पानी से जुड़ा होता है, हमारी ये पंचायतें और नगरपालिकाएं भी लोकतंत्र के उसी खुले कुएं की तरह हैं जो सीधे आम आदमी की जरूरतों से जुड़ती हैं। वाकई इस चर्चा को समेटने के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी का मुख्य मकसद ही यही है कि नीतियां बनाने वाले लोग आम जनता की सीधी पहुंच में हों। और आज के हमारे इस विश्लेषण का आखिरी सवाल, प्रश्न 150। लोक अदालत की कार्रवाई होती है? सही उत्तर है समन्वयकारी यानी कंसिलिटरी। लोक अदालत ना किसी को सजा सुनाने या जेल भेजने की जगह नहीं है। तो फिर वहां क्या होता है? इसका काम है दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर एक दूसरे की बात समझाकर आपसी सहमति से मामले का निपटारा कराना, ताकि विवाद भी खत्म हो जाए और रिश्ते भी बचे रहें। पहला सवाल करंट अफेयर से जुड़ा है। प्रश्न 151। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दिसंबर 2024 की नियुक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर है विकल्प 2 कि ये नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिसंबर 2024 में की जाएंगी। ये कथन गलत है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मानवाधिकार आयोग यानी NHRC एक बहुत ताकतवर निकाय है। हाल ही में न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यन इसके अध्यक्ष बने हैं। अच्छा। हाँ, तो परीक्षा सेट करने वाले जानबूझकर ऐसे गलत कथन चुने वाले सवाल देते हैं ताकि छात्रों के विस्तृत ज्ञान को परखा जा सके। सही बात है। भाषा और संस्कृति से जुड़ा हमारा अगला सवाल है। प्रश्न 152। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 351। संविधान निर्माताओं ने ना इस अनुच्छेद के जरिए संघ को एक जिम्मेदारी दी थी कि वो हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। जी। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हिंदी पूरे भारत की मिली-जुली संस्कृति की अभिव्यक्ति का एक स्वाभाविक माध्यम बन सके। मतलब इसे एक मार्गदर्शक की तरह देख सकते हैं। खैर, अब हम उस विषय की ओर बढ़ रहे हैं जिसका परीक्षा में दबदबा रहा है, पंचायती राज। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, लगातार 15 प्रश्न सिर्फ इसी एक टॉपिक से पूछे गए हैं। जमीनी स्तर की सरकार से जुड़ा प्रश्न 153 पूछता है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर पूरे जिले के शासन में शामिल होता है? सही उत्तर है जिला परिषद। अगर हम पंचायती राज को एक 3 मंजिला इमारत माने तो जिला परिषद इसकी सबसे ऊपरी मंजिल है। बिल्कुल। यह पूरे जिले के विकास कार्यों का समन्वय करती है और पंचायत समितियों को एक साथ जोड़कर रखती है। इसी ग्राम पंचायत की संरचना से जुड़ा प्रश्न 154 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत की प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं होता है? सही उत्तर है पंचायत का निर्वाचित कोषाध्यक्ष। पर सोचने वाली बात है, बिना कोषाध्यक्ष के पैसों का हिसाब कौन रखता है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक नियम है। गांव के स्तर पर अलग से निर्वाचित कोषाध्यक्ष का कोई संवैधानिक पद नहीं बनाया गया है। वित्त का सारा प्रबंधन पंचायत सचिव और सरपंच मिलकर करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 155 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्राम स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का एक घटक नहीं है? सही उत्तर है पंचायत समिति। ये उम्मीदवारों को फंसाने वाला एक क्लासिक सवाल है। नाम में पंचायत होने की वजह से लगता है कि ये ग्राम स्तर पर होगी। हाँ, अक्सर लोग कंफ्यूज लाते हैं। बिल्कुल, लेकिन असल में पंचायत समिति ब्लॉक या मध्यवर्ती स्तर पर काम करती है, ग्राम स्तर पर नहीं। और नियुक्तियों से जुड़ा प्रश्न 156 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचित पद नहीं है? सही उत्तर है पंचायत सचिव। गांव के प्रधान और सरपंच को जनता सीधे वोट देकर चुनती है, लेकिन पंचायत सचिव कोई नेता नहीं होता। वो तो सरकारी कर्मचारी होता है ना? हाँ, वो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक कर्मचारी होता है। वो निर्वाचित नहीं बल्कि चयनित होता है। अब बात करते हैं उस कानून की जिसने ये सब मुमकिन किया। प्रश्न 157। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को कौन सी शक्तियां और उत्तरदायित्व प्रदान किए गए? सही उत्तर है संवैधानिक दर्जा और संरक्षण। 1992 से पहले पंचायतें सिर्फ राज्य सरकारों की दया पर निर्भर थीं। बिल्कुल। इस ऐतिहासिक संशोधन ने उन्हें एक मजबूत संवैधानिक इकाई बना दिया, जिससे हर 5 साल में चुनाव करवाना अनिवार्य हो गया। जमीनी न्याय की बात करें तो प्रश्न 158 पूछता है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत की प्राथमिक भूमिका क्या है? सही उत्तर है स्थानीय विवादों का समाधान। इसका कारण बहुत सीधा है। अगर 2 पड़ोसियों के बीच पानी या नाली को लेकर छोटा सा झगड़ा हो जाए तो वे जिला अदालत जाकर सालों बर्बाद नहीं कर सकते। हाँ, वो तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए पंचायत उन्हें तुरंत स्थानीय स्तर पर न्याय देती है। इसी लोकतांत्रिक भागीदारी पर प्रश्न 1559 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा क्या है? सही उत्तर है
सभी पात्र ग्राम निवासियों की विचार विमर्श सभा। इसे आप गांव की अपनी संसद समझ सकते हैं। 18 वर्ष से ऊपर का जो भी व्यक्ति वोटर लिस्ट में दर्ज है वो ग्राम सभा का सदस्य है। मतलब ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई। बिल्कुल, यह सीधे लोकतंत्र का सबसे शुद्ध रूप है, जहां जनता खुद फैसले लेती है। और इसी संसद की बैठकों को लेकर प्रश्न 160 है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा के सदस्यों की मीटिंग एक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? सही उत्तर है वर्ष में कम से कम 2 बार। ये नियम जवाबदेही तय करने के लिए है। जी। अगर प्रधान मनमानी कर रहा है तो ग्राम सभा की इन्हीं बैठकों में ग्रामीण उससे सीधा सवाल पूछ सकते हैं। न्याय की बात को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न 161 पूछता है, विवादों को सुलझाने के अलावा भारत में न्याय पंचायतों के पास क्या शक्तियां हैं? सही उत्तर है अपराधियों पर जुर्माना लगाना, मतलब वे जेल नहीं भेज सकते। जी नहीं, न्याय पंचायतें छोटे मोटे आपराधिक और दीवानी मामलों की सुनवाई तो करती हैं और वे जुर्माना भी लगा सकती हैं। लेकिन जेल भेजने की शक्ति नहीं है। सही कहा, किसी की स्वतंत्रता छीनने की गंभीर शक्ति उनके पास नहीं होती। नींव की मजबूती को लेकर प्रश्न 163 है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार कौन सा निकाय व्यापक सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में कार्य करता है? सही उत्तर है ग्राम सभा। जैसा कि हमने अभी देखा, बिना ग्राम सभा की भागीदारी के पंचायतें ठीक से काम कर ही नहीं सकती। हाँ, यही वो आधारशिला है जिस पर पंचायती राज की पूरी इमारत टिकी है। परिभाषा से जुड़ा बेहद सरल प्रश्न 163, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर है ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार। सीधी सी बात है, ये गांव के लोगों की अपनी सरकार है जो सड़क, पानी और स्वच्छता जैसे उनके रोजमर्रा के मुद्दों को संभालती है। और ये सरकार जरूरी क्यों है? ये प्रश्न 164 बताता है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था में विकेंद्रीकृत नियोजन को लाभप्रद क्यों माना जाता है? सही उत्तर है ये स्थानीय समुदायों को आवश्यकता आधारित विकास पहलों को तैयार करने की अनुमति देता है। राज्य की राजधानी में बैठे अधिकारी ये नहीं जान सकते कि किसी दूर दराज के गांव में कुआं कहाँ खोदना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। विकेंद्रीकरण से गांव के लोग अपनी जरूरतें खुद तय करते हैं। त्रिस्तरीय मॉडल को दोहराते हुए प्रश्न 165 पूछता है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना में कौन सा निकाय आधारभूत स्तर पर चुना जाता है? सही उत्तर है ग्राम पंचायत। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, बीच में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिला परिषद। ये आधारभूत स्तर सीधा जनता से जुड़ा होता है। इसी से मिलता जुलता प्रश्न 166, भारत में पंचायतों जैसी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का प्राथमिक लाभ क्या है? सही उत्तर है वे लोगों के सबसे करीब होते हैं और स्थानीय समस्याओं को समझते हैं। शासन की असली ताकत यही है, प्रशासन जितना जनता के करीब होगा, लोगों का उसमें विश्वास उतना ही ज्यादा होगा। पंचायत सीरीज का अंतिम सवाल प्रश्न 167, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने कार्यात्मक मद सूचीबद्ध हैं? सही उत्तर है 29 मदे। कृषि भूमि विकास, पेयजल जैसे ये 29 विषय संविधान द्वारा सीधे तौर पर पंचायतों को सौंपे गए हैं। मतलब उनका काम एकदम तय है। हाँ, ये स्पष्ट करता है कि स्थानीय सरकारों के पास काम करने का एक तय और विस्तृत दायरा है। गांव की इस जमीनी सरकार को समझने के बाद अब नजर डालते हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी हमारी संसद और केंद्र सरकार पर। चलिए, सवाल नंबर 168 पूछता है, किस प्रकार के विधायी विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए? सही उत्तर है धन विधेयक। धन विधेयक का सीधा संबंध देश के खजाने और टैक्स से होता है ना? जी, सीटों के बंटवारे पर प्रश्न 169 है। भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राज्यसभा में सीटें आवंटित करने का प्राथमिक आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर है प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या। मतलब अमेरिका की तरह नहीं, जहां हर राज्य को बराबर सीटें मिलती हैं। सटीक तुलना। राज्यसभा में समानता के बजाय जनसंख्या के अनुपात का पालन होता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य की सीटें गोवा या सिक्किम से बहुत ज्यादा है। मंत्री पद के नियमों से जुड़ा प्रश्न 170 बहुत दिलचस्प है। यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक संसद नहीं रहता है तो क्या होगा? सही उत्तर है मंत्री को उसके पद से हटा दिया जाता है। पर यह नियम थोड़ा अजीब नहीं है। अजीब कैसे? मतलब अगर कोई चुनाव हार गया फिर भी वो 6 महीने तक मंत्री बन सकता है। देखने में अजीब लगता है, लेकिन इसका एक फायदा है। कभी कभी सरकार को किसी विषय के विशेषज्ञ की जरूरत होती है जो चुनाव लड़कर नहीं आया। अच्छा, तो सरकार उसे मंत्री बना सकती है, पर लोकतंत्र की शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर उसे राज्यसभा या लोकसभा के जरिए जनता का विश्वास हासिल करना ही होगा। अब समझ आया। संसदीय समितियों पर प्रश्न 171, भारतीय संसद में प्रकलन समिति के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? सही उत्तर है लोकसभा के सदस्य। ये संसद की सबसे बड़ी समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से ही चुने जाते हैं। राज्यसभा का इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। हमने शुरुआत में जिस डूबती नाव की बात की थी वो प्रश्न 172 में आ गया। भारतीय लोकसभा में
केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर क्या होगा? सही उत्तर है संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इसे ही संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं। जी। कैबिनेट एक टीम की तरह काम करती है। अगर सरकार लोकसभा का विश्वास खो देती है तो प्रधानमंत्री सहित पूरी कैबिनेट को एक साथ बाहर जाना पड़ता है। इसी से जुड़ी कमजोरी पर प्रश्न 173 है। शासन की स्थिरता के संदर्भ में संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी क्या है? सही उत्तर है अविश्वास प्रस्ताव या गठबंधन विवादों के कारण सरकार गिर सकती है। अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है, लेकिन हमारे यहाँ सरकार तभी तक है जब तक संसद में उसके पास बहुमत का जादुई आंकड़ा है। शक्तियों के विभाजन पर प्रश्न 174 किफ कथन में की गई समीक्षा संसदीय प्रणाली में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से विचलन पर प्रकाश डालती है। सही उत्तर है मंत्रिमंडल कार्यपालिका और विधायिका के नेतृत्व एक साथ करता है, जिससे शक्तियों का सम्मिश्रण होता है। मतलब ये एक तरीके से स्लाइडिंग डोर की तरह है, जहां मंत्री दोनों तरफ आ जा सकते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। अमेरिका में कार्यपालिका और विधायिका एकदम अलग होते हैं, लेकिन भारत में जो मंत्री हैं वे पहले संसद के सदस्य होते हैं, तो कानून बनाने वाले ही उसे लागू करने वाले बन जाते हैं। और इसके फायदे को बताता है। प्रश्न 175 सुचारू शासन सुनिश्चित करने में संसदीय प्रणाली का एक प्रमुख लाभ क्या है? सही उत्तर है यह विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य और सहयोग सुनिश्चित करती है। शक्तियों का ये सम्मिश्रण काम को आसान बनाता है। जब सरकार के पास संसद में बहुमत होता है तो नीतियां बनाना और उन्हें पास करवाना दोनों तेज गति से होते हैं। जवाबदेही पर प्रश्न 176 संसदीय प्रणाली एक उत्तरदायी सरकार किस प्रकार सुनिश्चित करती है? सही उत्तर है मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से संसद के प्रति जवाबदेह बनाकर। जवाबदेही इस प्रणाली की आत्मा है ना। मंत्री अपनी मनमानी नहीं कर सकते। बिल्कुल। उन्हें हर फैसले के लिए संसद में प्रश्नकाल और बहसों के दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब देना पड़ता है। इसी विचार को विस्तार देता है प्रश्न 177 संसदीय प्रणाली शासनात्मक निरंकुशता को क्यों रोकती है? सही उत्तर है क्योंकि अधिशासी प्राधिकार संसद के प्रति जवाबदेह मंत्रियों के समूह के बीच वितरित होता है। मतलब सत्ता किसी एक तानाशाह के हाथ में केंद्रित नहीं हो सकती। चलिए, सिस्टम की इस गहरी समझ के बाद अब हम न्यायपालिका के ऐतिहासिक फैसलों, राष्ट्रपति की शक्तियों और कुछ विविध सवालों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 178 इतिहास से है कायस्थ समुदाय का प्रधान कौन था? सही उत्तर है प्रथम कायस्थ। ये सवाल याद दिलाता है कि पॉलिटी के पेपर में कभी कभी प्राचीन भारतीय प्रशासन से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कूटनीति से जुड़ा प्रश्न 179 निम्नलिखित में से कौन सा कथन विदेशी मामलों में भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका का सटीक वर्णन करता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति राजदूतों की नियुक्ति करता है और अपने नाम से राजनयिक कार्य संचालित करता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का चेहरा हमेशा राष्ट्रपति होते हैं। जी, हमारे देश की सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां औपचारिक रूप से उन्हीं के हस्ताक्षर और नाम से की जाती हैं। लेकिन फैसले कौन लेता है? यह प्रश्न 180 स्पष्ट करता है भारत का राष्ट्रपति निर्णय लेने के संबंध में अपने कार्यकारी कार्यों का प्रयोग किस प्रकार करता है। सही उत्तर है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। संविधान का अनुच्छेद 74 साफ कहता है कि राष्ट्रपति राज्य के नाम मात्र के प्रमुख हैं। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट में है। इसी से जुड़ा है प्रश्न 181 भारतीय संसद में भारत के राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण की तैयारी का दायित्व किसका होता है? सही उत्तर है मंत्रिपरिषद। जब राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं तो वे दरअसल अपनी व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि सरकार की नीतियों का दस्तावेज पढ़ रहे होते हैं, जिसे खुद कैबिनेट ने ड्राफ्ट किया होता है। सत्र बुलाने पर प्रश्न 182 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय राष्ट्रपति की संसद को आवाहन करने की शक्ति का सही वर्णन करता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री से परामर्श करने के बाद ही संसद का आवाहन कर सकते हैं। यहाँ भी वही नियम लागू होता है। संसद का सत्र कब बुलाना है इसका फैसला कैबिनेट करती है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं बुला सकते। ये हिंसा और उसके मुख्यमंत्री के इस्तीफे के कारण राष्ट्रपति शासन के अधीन आ गया। सही उत्तर है मणिपुर। ये पूरी तरह से एक तथ्यात्मक करंट अफेयर है। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र सुचारू रूप से नहीं चल पाता तो अनुच्छेद 356 के तहत वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 185 रेलवे संशोधन विधेयक 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को रेलवे अधिनियम 1989 में विलय करना। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए ना पुराने कानूनों को सुव्यवस्थित करके नए कानूनों में मिलाया जा रहा है। आरक्षण पर प्रश्न 186 103 में संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों या ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का अधिकतम प्रतिशत कितना है? सही उत्तर है 10%। इस संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में ऐतिहासिक बदलाव किए, जिससे सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए यह 10% कोटा सुनिश्चित हुआ। डिजिटल निजता पर एक बेहद अहम प्रश्न 187 नवंबर 2024 में राइट टू बी फॉरगॉटन पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अपनी पहचान छिपाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और सर्च इंजन से संपर्क करने की अनुमति दी।
ये आज के डिजिटल युग का बहुत बड़ा अधिकार है। बिल्कुल। अगर इंटरनेट पर आपकी कोई पुरानी या अप्रासंगिक जानकारी है तो अब आप उसे हटाने की कानूनी मांग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर प्रश्न 188। महाराष्ट्र में एक नगर पालिका के साइन बोर्ड पर उर्दू के उपयोग से जुड़े मामले में अप्रैल 2025 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है केवल 1, 2 और 3, यानी विकल्प बी। ये सवाल इस बात का सबूत है कि उम्मीदवारों को सिर्फ पुराने अनुच्छेद नहीं पढ़ने हैं, बल्कि नए फैसले भी देखने होंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसलों पर पैनी नजर रखनी होगी। आदिवासियों के अधिकारों पर प्रश्न 189। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के विनियमन निम्नलिखित में से किसे निषिद्ध या प्रतिबंधित कर सकते हैं? सही उत्तर है भूमि अंतरण। 5वीं अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी है। यहाँ राज्यपाल को ये विशेष शक्ति दी गई है कि वे आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को बेचे जाने से रोक सकें। राज्य के कानूनी सलाहकार पर प्रश्न 190। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के लिए महाअधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में चर्चा की गई है? सही उत्तर है अनुच्छेद 165। मैं इसे ऐसे याद रखता हूं कि जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल होते हैं वैसे ही राज्य में महाधिवक्ता। एकदम से ठीक तरीका है। महाअधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यों के पुनर्गठन के इतिहास से प्रश्न 191। प्रारंभिक हिमाचल प्रदेश प्रांत के निर्माण के लिए 1948 में किस क्षेत्र को शामिल किया गया था? सही उत्तर है पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ। इतिहास में इसे पेप्सू के नाम से जाना जाता था। यह सवाल भारत के एकीकरण की जटिल प्रक्रिया की ओर इशारा करता है। पंचायतों के पुराने स्वरूप पर प्रश्न 192। 1992 से पहले भारत में स्थानीय सरकारों की स्थिति क्या थी? सही उत्तर है राज्य कानून के तहत वैधानिक दर्जा। जैसा हमने पहले चर्चा की थी ना कि 73वें संशोधन से पहले पंचायतों का कोई अपना संवैधानिक वजूद नहीं था। नियुक्तियों पर एक और सवाल प्रश्न 193। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। हालांकि अंतिम मोहर राष्ट्रपति की होती है, लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति बनती है जो नामों की सिफारिश करती है। उड्डयन क्षेत्र के नियामक पर प्रश्न 194। भारत में नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे को कौन सा प्राधिकरण नियंत्रित करता है? सही उत्तर है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन या DGCA। भारत के आसमान में उड़ने वाले हर कमर्शियल विमान की सुरक्षा और पायलटों की लाइसेंसिंग की जिम्मेदारी इसी संस्था की होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर ऐतिहासिक प्रश्न 195। कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 99वें संविधान संशोधन यानी NJAC को रद्द करने से संबंधित है? सही उत्तर है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस 2015। इसे कानूनी हलकों में 4th जजेस केस भी कहा जाता है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए बने कमीशन को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। केंद्र राज्य संबंधों पर ताजा प्रश्न 1996। 8 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में कौन से कथन सही है? सही उत्तर है केवल 1 और 2, यानी विकल्प सी। हाल के वर्षों में कई राज्यों में चुनी हुई सरकारों और राज्यपालों के बीच बिल पास करने को लेकर टकराव हुए हैं। ऐसे फैसले राज्यपालों की शक्तियों की सीमाएं तय करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर प्रश्न 197। संघीय विवादों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उसके रिट क्षेत्राधिकार के बीच प्रमुख अंतर क्या है? सही उत्तर है संघीय विवाद क्षेत्राधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के लिए है, जबकि रिट क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों के साथ समवर्ती है। मतलब मौलिक अधिकारों के लिए मैं हाई कोर्ट भी जा सकता हूँ? बिल्कुल। मौलिक अधिकारों के हनन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर 2 राज्यों के बीच विवाद है तो वो केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा। और यही बात प्रश्न 198 में पूछी गई है। अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किन के बीच विवादों का निपटारा कर सकता है? सही उत्तर है केंद्र और 1 या अधिक राज्यों। देश के संघीय ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। भूगोल और कानून कमिश्रण प्रश्न 199। भारत का प्रादेशिक जल आधार रेखा से कितने समुद्री मील तक फैला हुआ है? सही उत्तर है 12। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार तटरेखा से 12 नॉटिकल मील तक के समुद्र पर भारत का पूरा अधिकार होता है। और अब इस मैराथन का अंतिम सवाल प्रश्न 200। कुल मिलाकर भारत में पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किसको बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है? सही उत्तर है आधारभूत स्तर पर लोकतांत्रिक शासन और सशक्तिकरण। प्रश्न 201। तो सवाल है प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद चुनते समय किस कारक पर विचार नहीं करना चाहिए? और इसका सीधा सही उत्तर है विदेशी समुदायों का प्रतिनिधित्व। यहाँ थोड़ी गहराई में जाने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री जब अपने मंत्री चुनते हैं तो वो 2 चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं। पहला तो व्यक्ति की अपनी क्षमता, और दूसरा कि देश के अलग अलग हिस्सों को प्रतिनिधित्व मिले। राइट, एकदम सही, भौगोलिक प्रतिनिधित्व। लेकिन भारतीय मंत्रिपरिषद में विदेशी समुदायों के प्रतिनिधित्व का कोई स्थान नहीं है। हाँ, मतलब ये संस्था पूरी तरह से भारतीय नागरिकों द्वारा और उन्हीं के लिए है। बिल्कुल सही कहा आपने।
खैर, अब आते हैं प्रश्न 202 पर। भारतीय संघ की कानून बनाने में भूमिका को कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? इसका सही उत्तर है कैबिनेट सरकारी बिलों को अंतिम रूप देती है और विधायी एजेंडा तैयार करती है। मैं हमेशा सोचता था कि कानून तो भाई संसद बनाती है, फिर इसमें कैबिनेट का क्या रोल है? ये एक बहुत ही शानदार बिंदु उठाया आपने। देखिए, ये बात सच है कि संसद की मोहर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। लेकिन संसद में किस मुद्दे पर चर्चा होगी और कौन सा बिल पेश किया जाएगा, ये एजेंडा तय करने की शक्ति पूरी तरह से कैबिनेट के पास होती है। अच्छा, तो मतलब कैबिनेट दिशा तय करती है और संसद उस पर फैसला लेती है। बिल्कुल। कैबिनेट एकमात्र संस्था नहीं है, पर वो ड्राइविंग सीट पर होती है। क्या बात है, एकदम क्लियर हो गया। चलिए अब बुनियादी ढांचे से जुड़ा प्रश्न 203 देखते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया था? सही उत्तर है 100। हाँ, और ये भारत सरकार की अर्बन प्लानिंग यानी शहरी नियोजन की एक बहुत अहम योजना है। लेकिन शुरुआत में सिर्फ 100 ही क्यों? देखिए, शुरुआती चरण में सिर्फ 100 शहरों को इसलिए चुना गया ताकि वहां विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित किया जा सके। उन्हें एक मॉडल के रूप में तैयार करना था, जिसे देखकर बाद में अन्य शहर भी अपना सकें। बहुत लॉजिकल है। शहरों की बात निकली ही है तो चलिए स्थानीय प्रशासन के ऐतिहासिक बदलावों को समझते हैं। प्रश्न 204 है, 74वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, उसके प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण से शहरी में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों में शहरी शासन के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? और सही उत्तर है नगर पंचायत। तो छात्रों को यहाँ ये ट्रांजिशन यानी संक्रमण समझना होगा। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो अब पूरी तरह से गांव नहीं रहे हैं, वहां पक्के मकान बन गए हैं, छोटे बाजार खुल गए हैं। हाँ, लेकिन वो इतने बड़े भी नहीं हुए हैं कि उन्हें पूरा शहर मान लिया जाए। बिल्कुल। तो इन्हीं संक्रमणकालीन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए ही ये नगर पंचायत की व्यवस्था की गई थी। ये तो बहुत ही तार्किक व्यवस्था है। इसी संशोधन से जुड़ा है हमारा अगला सवाल, प्रश्न 205। 74वें संशोधन द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? और सही उत्तर है राज्य निर्वाचन आयोग। मुझे ना पहले अक्सर ये भ्रम होता था कि दिल्ली में बैठा केंद्रीय चुनाव आयोग ही देश के सारे चुनाव करवाता है। और हाँ, यही वो जगह जहां अक्सर छात्र परीक्षा में गलती कर बैठते हैं। देखिए, जो केंद्रीय चुनाव आयोग है ना, वो संसद और विधानसभाओं के चुनाव देखता है। अच्छा, तो राज्यों के अंदर के चुनाव ये राज्य वाला आयोग देखता है? बिल्कुल बिल्कुल। नगर निगमों, नगर पालिकाओं और पंचायतों के निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी हर राज्य में बने इस राज्य निर्वाचन आयोग की ही होती है। समझ गया। अब थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। प्रश्न 206, कलकत्ता और बॉम्बे नगर निगमों की स्थापना कब की गई? इसका सही उत्तर है 1726। अरे वाह, इतने पुराने समय में नगर निगम। जी हाँ, यह ब्रिटिश शासनकाल का बहुत ही शुरुआती कदम था। अंग्रेजों को अपने प्रमुख व्यापारिक केंद्रों यानी जो उनके प्रेसिडेंसी शहर थे, वहां साफ सफाई और कर वसूली की व्यवस्था चाहिए थी। तो मतलब ये 1726 का साल भारत में स्थानीय स्वशासन की एक तरह से पहली ईंट माना जाता है। एकदम सही। चलिए, प्रश्न 207 इसी स्थानीय शासन के आधुनिक रूप पर है। 74वें संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों को कौन सी प्रमुख शक्ति प्रदान की? और इसका सही उत्तर है शासन के लिए संवैधानिक रूपरेखा। देखिए, 1992 से पहले इन स्थानीय निकायों का कोई अपना सुरक्षित वजूद नहीं था। मतलब राज्य सरकारें अपनी मर्जी चलाती थी। हाँ, वो जब चाहें इन्हें भंग कर देती थी। तो इस संशोधन ने सबसे बड़ा काम ये किया कि इन्हें संविधान में जगह दिला दी। तो अब इनके चुनाव और अधिकार फिक्स हो गए हैं, जिन्हें आसानी से छीना नहीं जा सकता। बिल्कुल सही, बहुत खूब। अब बात करते हैं 2025 के एकदम नवीनतम अपडेट्स की। प्रश्न 208, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में क्या बदलाव किया गया? इसका सही उत्तर है मुस्लिम महिलाओं को बोर्ड में शामिल किया गया। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये 2025 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य है। हाँ, और दोनों ही पक्षों की इसमें अलग अलग राय भी रही है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इसके मूल उद्देश्य की बात करें तो वो प्रशासन में लैंगिक समानता लाना है। ये सुनिश्चित करना कि बोर्ड के फैसलों में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व हो। सही कहा। इसी तरह का एक और कानूनी अपडेट प्रश्न 209 में है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 जो समतोला देवी बनाम यूपी 2025 का मामला है, उसमें कौन सा कथन गलत है? और परीक्षा में सही उत्तर यानी जो गलत कथन है वो ये है कि अधिनियम के तहत उपेक्षा के प्रत्येक मामले में बच्चे या रिश्तेदार को बेदखल करना अनिवार्य है। और ये कथन पूरी तरह से गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के इस फैसले में बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हर मामले में बच्चों को संपत्ति से बेदखल करना अनिवार्य नहीं है। मतलब कोर्ट हर केस को अलग तरीके से देखता है। हाँ, न्यायालय हर परिवार की अपनी परिस्थितियों और विवाद की प्रकृति का अलग अलग मूल्यांकन करता है। कोई ब्लैंकेट रूल नहीं है। अच्छा, चलिए अब चलते हैं न्यायपालिका की शक्तियों की ओर। प्रश्न 210, सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है?
तो स्रोत के अनुसार इसका सही उत्तर माना गया है कि इसका विस्तार मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों दोनों तक है। अब यहाँ छात्रों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। परीक्षा के स्रोत ने इस विकल्प को सही मान लिया है, लेकिन इसे हमेशा उच्च न्यायालय की शक्तियों के संदर्भ में तुलना करके ही पढ़ना चाहिए। हाँ, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन विभिन्न न्यायालयों की शक्तियों में कैसे अंतर होता है। तो इसी से जुड़ा है हमारा प्रश्न 211। उच्च न्यायालयों का रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय से कैसे भिन्न है? सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय के विपरीत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों से परे उद्देश्यों के लिए रिट जारी कर सकते हैं। बिल्कुल। उच्च न्यायालयों का जो दायरा होता है ना, वो इस मामले में ज्यादा व्यापक होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स देखता है? आमतौर पर हाँ। सर्वोच्च न्यायालय तब दखल देता है जब बात आपके मूल अधिकारों की हो, लेकिन उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ आपके अन्य कानूनी अधिकारों के हनन पर भी रिट जारी कर सकता है। ये बहुत ही काम का पॉइंट है। खैर, अब प्रश्न 212 की ओर बढ़ते हैं, जो नियुक्तियों से है। मई 2025 में भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? स्रोत के अनुसार इसका सही उत्तर है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। ये 2025 के करंट अफेयर्स का एक बड़ा सवाल है। हाँ, ऐसे अपडेट्स तो छात्रों को रटे होने चाहिए। बिल्कुल। सर्वोच्च न्यायिक पद पर होने वाले ऐसे बदलाव तो उंगलियों पे याद होने चाहिए। सही कहा। चलिए फिर से लौटते हैं शहरों की ओर। प्रश्न 213। नगर पालिका का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? इसका सही उत्तर है महापौर यानी मेयर। और लगे हाथ तुरंत प्रश्न 214 भी देख लेते हैं। नगर निगम परिषद के निर्णयों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सही उत्तर है नगर आयुक्त। तो इन दोनों सवालों को एक साथ समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो महापौर या मेयर है वो व्यक्ति है जिसे जनता सीधे चुनती है। तो वो एक राजनीतिक पद हो गया। हाँ, जो नीतियां बनाता है। लेकिन जो नगर आयुक्त होता है वो एक IAS अधिकारी या कोई वरिष्ठ सरकारी अफसर होता है। अच्छा, तो नीतियां भले ही मेयर साहब बनाए, लेकिन उन्हें जमीन पर लागू करने की जो प्रशासनिक जिम्मेदारी है वो हमेशा नगर आयुक्त की ही होती है। एकदम स्पष्ट। चलिए अब एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्सेप्ट पर आते हैं। प्रश्न 215। न्यायिक सक्रियतावाद, जिसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, ये शब्द किसने गढ़ा? स्रोत के विकल्प ए के अनुसार सही उत्तर है आर्थर स्लैसिंजर जूनियर। यह शब्द न्यायपालिका की उस भूमिका को दर्शाता है जब अदालतें अपने पारंपरिक दायरे से थोड़ा बाहर आ जाती हैं। हाँ, मतलब जब वो सरकार या प्रशासन को उनके काम याद दिलाने लगती है ना। बिल्कुल। और ये शब्द सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हीं अमेरिकी इतिहासकार द्वारा गढ़ा गया था। इंटरेस्टिंग। प्रश्न 216। सड़क प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी जैसे सीमित नगरपालिका कार्यों वाले छोटे शहरों का प्रबंधन कौन करता है? इसका सही उत्तर है टाउन एरिया समिति। तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये टाउन एरिया यानी जो छोटे और अर्ध शहरी क्षेत्र हैं उनके लिए काम करती हैं। हाँ, क्योंकि वहां नगर निगम जितनी बड़ी व्यवस्था की तो जरूरत होगी नहीं। सही कहा। इसलिए इनके पास जो संसाधन और जिम्मेदारियां होती हैं वो दोनों ही सीमित होती हैं। अब प्रश्न 217 न्यायालयों के प्रकार से जुड़ा है। संपत्ति स्वामित्व और संविदात्मक विवादों का निपटान कौन करता है? सही उत्तर है दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट। इसे छात्रों को ऐसे याद रखना चाहिए, जब भी बात किसी अपराध, मारपीट या सजा की हो तो मामला फौजदारी यानी क्रिमिनल अदालत में जाता है। और जहां पैसों या संपत्ति की बात हो, हाँ, पैसों, संपत्ति या किसी कॉन्ट्रैक्ट के टूटने का विवाद हो तो वो हमेशा दीवानी अदालत में ही सुना जाएगा। क्लियर कट है एकदम। प्रश्न 218। 1992 के बाद बंद किया गया शहरी निकाय कौन सा है? सही उत्तर है अधिसूचित क्षेत्र समिति या नोटिफाइड एरिया कमेटी। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, 74वें संशोधन ने पूरे देश में शहरी निकायों का एक फिक्स्ड ढांचा बना दिया था। तो उसके कारण जो पुरानी व्यवस्थाएं थी वो खत्म हो गईं। बिल्कुल। कई पुरानी और बेतरतीब व्यवस्थाएं खत्म कर दी गईं, जिनमें से एक ये समिति भी थी। अब एक और नवीनतम मामला देखते हैं। प्रश्न 219। रणवीर इलाहाबादिया मामले, जो फरवरी 2025 का है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के संबंध में क्या सत्य है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। फरवरी 2025 का ये जो मामला है ये डिजिटल अधिकारों और सोशल मीडिया के संदर्भ में काफी चर्चित रहा है। हाँ, न्यूज में काफी था ये। बिल्कुल। तो परीक्षा के लिए ऐसे नवीनतम मामलों के तथ्यों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कानून के बदलते स्वरूप को दिखाता है। एकदम सही। अब न्याय को आसान बनाने के बारे में है हमारा प्रश्न 220। स्थायी लोक अदालत अधिनियम 1987 की क्या विशेषता है? सही उत्तर है ये एक निश्चित मूल्य सीमा, जो वर्तमान में 1 करोड़ रुपए है, तक के मामलों की सुनवाई कर सकती है। देखिए, लोक अदालतें बनाई ही त्वरित न्याय के लिए गई हैं। मतलब ताकि जल्दी फैसले हो सकें। हाँ, अगर यहाँ भी करोड़ों अरबों के जटिल मामले आने लगेंगे तो फिर से आम अदालतों की तरह ही तारीखें पड़ने लगेंगी। इसीलिए एक आर्थिक सीमा तय कर दी गई है, ताकि जो छोटे और रोजमर्रा के मामले हैं वो जल्दी निपटाए जा सकें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, जिससे हम आते हैं प्रश्न 221 पर। लघुवाद न्यायालयों यानी स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स के संबंध में सही कथन क्या है? सही उत्तर है इनके निर्णय अंतिम होते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के संशोधन के अधीन है। इन छोटे न्यायालयों को बनाने का मकसद ही मामलों को जल्द निपटाना है। इसीलिए इनमें बार बार अपील करने का जो अधिकार है वो बहुत सीमित रखा गया है। अच्छा, पर अगर कोई गलती हो जाए तो? वही तो, न्याय में कोई भारी चूक न हो जाए,
इसीलिए उच्च न्यायालय की एक पैनी नजर इन पर हमेशा बनी रहती है। बहुत बढ़िया। अब सजा के प्रावधानों से जुड़ा है प्रश्न 222। सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित किस दंड में उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक है? सही उत्तर है मृत्युदंड। देखिए, जिले का जो सत्र न्यायालय है वो किसी जघन्य अपराध में फांसी की सजा सुना तो सकता है, लेकिन जीवन का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। हाँ, किसी की जान लेने का मामला है। बिल्कुल। इसीलिए कानून ने एक सेफ्टी वॉल्व दिया है। जब तक राज्य का उच्च न्यायालय उस फांसी की सजा को जांच कर उसकी पुष्टि नहीं कर देता, तब तक उसे अंजाम नहीं दिया जा सकता। ये बहुत जरूरी प्रावधान है। इसी कड़ी में है प्रश्न 223। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम द्वारा अधिकतम कारावास की सजा कितनी दी जा सकती है? सही उत्तर है 7 वर्ष। यह इनकी दंडात्मक शक्ति की एकदम आखिरी सीमा है। मतलब इससे ज्यादा की सजा ये नहीं दे सकते। नहीं, अगर अपराध ऐसा है जिसमें उम्र कैद या 10 साल की सजा हो सकती है, तो वो मामला सीजेएम के पास नहीं बल्कि उनके ऊपर जो सत्र न्यायालय है वहां चलाया जाता है। समझ गया। प्रश्न 224। न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी द्वारा वर्गीकृत न्यायिक समीक्षा की श्रेणी कौन सी नहीं है? सही उत्तर है संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा। न्यायमूर्ति कादरी ने जो वर्गीकरण किया था ना, वो सिर्फ प्रशासनिक फैसलों और जो सामान्य कानून होते हैं उनकी समीक्षा तक ही सीमित था। मतलब संविधान में जो संशोधन होते हैं वो उसमें नहीं आते। बिल्कुल नहीं। संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा करना एक बहुत ही व्यापक और अलग श्रेणी का मामला है। तो फिर ये न्यायिक समीक्षा होती क्यों है? यही हमारा अगला सवाल। प्रश्न 225। भारत में न्यायिक समीक्षा का प्रमुख कारण क्या है? सही उत्तर है संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। इसे ऐसे समझिए, देश में संसद बड़ी है या सरकार? कोई नहीं, सबसे बड़ा तो संविधान है। एकदम सही। तो अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान की मूल भावना के ही खिलाफ हो या नागरिकों के अधिकार छीन रहा हो, तो न्यायपालिका उसे शून्य घोषित कर सकती है। यही इसका सबसे बड़ा कारण है। क्या बात है। प्रश्न 226। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों की सीमाएं बताता है। सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से बाहर का विवाद कौन सा है? सही उत्तर है गुजरात और एक निजी कंपनी के बीच वाणिज्यिक अनुबंध विवाद। देखिए, मूल क्षेत्राधिकार उन विशेष मामलों के लिए होता है जो सीधे और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक राज्य का दूसरे राज्य से विवाद हो गया, या फिर केंद्र का किसी राज्य से विवाद हो गया। हाँ, लेकिन किसी प्राइवेट कंपनी और राज्य का जो झगड़ा है वो इस मूल क्षेत्राधिकार का हिस्सा कभी नहीं होता। बिल्कुल। प्रश्न 227 जमीनी लोकतंत्र से है। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं? सही उत्तर है ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। ये नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ हमारे लोकतंत्र का सबसे मजबूत ढांचा है। हाँ, मतलब शुरुआत सीधे गांव की पंचायत से होती है। बिल्कुल। फिर कई गांवों को मिलाकर ब्लॉक स्तर पर समिति बनती है और फिर अंत में पूरे जिले के लिए एक जिला परिषद होती है। अब इतिहास के पन्नों से एक और सवाल देखते हैं। प्रश्न 228 जी। पहली बार संवैधानिक कानून में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस मामले में आया? सही उत्तर है मार्बरी बनाम मैडिसन, जो 1803 का मामला है। ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का 1803 का वो ऐतिहासिक फैसला था जिसने पूरी दुनिया की न्यायिक व्यवस्था को ही बदल कर रख दिया। मतलब भारत में भी ये विचार वहीं से आया है। जी हाँ, भारत सहित दुनिया भर में ये विचार यहीं से आया कि अदालतें अदालत द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सकती हैं। दिलचस्प है। प्रश्न 229 लोक अदालत का लाभ क्या नहीं है? या सही उत्तर मतलब जो लाभ नहीं है वो है अपील का अधिकार होता है। इसे छात्रों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। देखिए, लोक अदालत हमेशा दोनों पक्षों की सहमति और समझौते से ही फैसला सुनाती है। तो जब दोनों पक्ष मानी गए तो फिर अपील का तो सवाल ही नहीं उठता। एकदम सही पकड़ा आपने। इसीलिए अपील का अधिकार न होना इसकी कोई खामी नहीं है, बल्कि यही तो इसकी खासियत है जिससे विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हाँ, बार बार कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ते। प्रश्न 230 अधीनस्थ न्यायपालिका में दीवानी मामलों में असीमित आर्थिक अधिकारिता किसे प्राप्त है? सही उत्तर है जिला न्यायालय के न्यायाधीश। जिला न्यायालय जिले का सबसे बड़ा सिविल कोर्ट होता है। तो मतलब कोई लिमिट नहीं है पैसों की? बिल्कुल नहीं। इसलिए चाहे मामला 10 लाख का हो या 1000 करोड़ का, इसके मूल्य की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है। चलिए अब हम इस गहन विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। प्रश्न 231 वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? सही उत्तर है वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य करना। जैसा कि हमने प्रश्न 208 में भी चर्चा की थी, ये प्रश्न उसी तथ्य की गहराई को और पुष्ट कर रहा है। हाँ, कि बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को अब एक अनिवार्य हिस्सा बना दिया गया है। बिल्कुल। प्रश्न 232 अनुच्छेद 233 से 237 के अंतर्गत न्यायिक सेवा का क्या अर्थ है? सही उत्तर है जिला न्यायाधीशों और उनके नीचे के सिविल न्यायिक पदों की सेवा। तो संविधान का ये जो हिस्सा है, ये राज्य की अधीनस्थ न्यायपालिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। मतलब इसमें हाईकोर्ट वाले जज नहीं आते? जी नहीं, इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल नहीं होते। इसमें सिर्फ जिले और उसके नीचे के स्तर के न्यायाधीश आते हैं। अच्छा, ठीक है। प्रश्न 233 सर्वोच्च न्यायालय को सतर्क प्रहरी यानी सेंटिनल ऑन द की वाइव किस संदर्भ में कहा गया है?
सही उत्तर है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में। ये जो टर्म है ना, सेंटिनल ऑन द क्विवीव, इसका मतलब होता है एक ऐसा पहरेदार जो हमेशा अलर्ट खड़ा है। अरे वाह। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट खुद को नागरिकों के अधिकारों का सबसे बड़ा और हमेशा चौकन्ना रक्षक मानता है। और इसी पहरेदारी का टूल है हमारा अगला सवाल। प्रश्न 234, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की रिट का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। इसे डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए है? बिल्कुल। ये शक्ति केवल और केवल मौलिक अधिकारों के हनन पर ही लागू होती है। किसी भी अन्य सामान्य कानूनी विवाद के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्लियर। प्रश्न 235, किसी राज्य में संक्रमण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र निर्दिष्ट करने का अधिकार किसके पास है? सही उत्तर है राज्य के राज्यपाल। तो ये जो 74वां संशोधन था, उसने ये ताकत सीधे राज्य के राज्यपाल को दे दी है। वो कैसे तय करते हैं कि कौन सा इलाका क्या बनेगा? वो उस क्षेत्र की आबादी, वहां का जनघनत्व और राजस्व का आकलन करते हैं और फिर ये तय करते हैं कि वह क्षेत्र नगर पालिका बनेगा या नगर निगम। अच्छा, अब आते हैं मंत्रियों की रैंक पर। प्रश्न 226, भारत में मंत्री स्तरीय पदानुक्रम में राज्य मंत्रियों को प्रायः क्या दर्जा प्राप्त होता है? सही उत्तर है कैबिनेट मंत्रियों को सौंपे गए विभागों में द्वितीयक दर्जा प्राप्त होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि वे सीधे तौर पर कैबिनेट की बैठकों में शामिल नहीं होते हैं। तो उनका मेन काम क्या होता है? उनका मुख्य काम बस अपने वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करना होता है। यहाँ छात्रों के लिए कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के बीच के अंतर को समझने के लिए एक उपमा बहुत काम आती है। इसे ऐसे समझिए जैसे कैबिनेट मंत्री एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का लीडर है और राज्य मंत्री उसका सहयोगी। लेकिन कभी कभी इस सहयोगी को अपना एक अलग प्रोजेक्ट भी मिल जाता है। और इसी से जुड़ा है हमारा प्रश्न 237, जब प्रधानमंत्री किसी राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार सौंपते हैं तो इसका क्या तात्पर्य है? सही उत्तर है राज्य मंत्री उस पोर्टफोलियो के लिए पूर्ण स्वतंत्र जिम्मेदारी के साथ कैबिनेट रैंक के समान कार्य करते हैं। आपने बिल्कुल सटीक उपमा दी है। जब भी किसी राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार या इंडिपेंडेंट चार्ज मिल जाता है तो वो अपने उस विभाग के खुद बॉस बन जाते हैं। मतलब फिर उन्हें किसी कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करना पड़ता? एकदम सही। तब उन्हें अपने विभाग के फैसलों के लिए किसी को रिपोर्ट नहीं करना पड़ता। क्या बात है। प्रश्न 238, भारत में नगर पालिकाएं मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार हैं? सही उत्तर है छोटे शहरों या कस्बों के प्रशासन के लिए। देखिए, प्रशासन का जो पैमाना होता है वो हमेशा आबादी से तय होता है। महानगरों के लिए नगर निगम बनाए जाते हैं और जो छोटे शहरी क्षेत्र होते हैं उनका सारा प्रबंधन ये नगर पालिकाएं संभालते हैं ना? बिल्कुल सही। प्रश्न 239, राष्ट्रपति कितनी बार मंत्रिमंडल द्वारा पुनर्विचार के लिए कह सकता है? सही उत्तर है केवल एक बार। तो ये जो 44वां संविधान संशोधन था उसने ये महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा था। मतलब राष्ट्रपति किसी फाइल को सिर्फ एक बार वापस भेज सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर मंत्रिमंडल वही फैसला दोबारा उनके पास भेज दे तो फिर राष्ट्रपति को उस सलाह पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता। और आज का हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न 240, अप्रैल 2025 तक भारत में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। तो ये भ्रष्टाचार विरोधी जो हमारी सर्वोच्च संस्था है लोकपाल, उससे जुड़ा ये अप्रैल 2025 का सबसे नवीनतम करंट अफेयर्स है। हाँ, ये तो बिल्कुल लेटेस्ट है। बिल्कुल। सभी छात्रों को परीक्षा में जाने से पहले ऐसे जो अद्यतन तथ्य होते हैं उन्हें जरूर रिवाइज कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने इन 40 प्रश्नों का ये मैराथन गहन विश्लेषण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 और अन्य आरआरबी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे आप सभी छात्रों के लिए हमारा यह सफर बेहद ज्ञानवर्धक रहा होगा। बिल्कुल। और देखिए, आज हमने देखा कि कैसे 1992 का जो 74वां संशोधन था वो आज भी हमारे शहरों का ढांचा तय कर रहा है और 2025 के जो नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं और अधिनियम है वो हमारे समाज को एक नया आकार दे रहे हैं। हाँ, चीजें लगातार बदल रही हैं, है ना? लेकिन जाते जाते आप सभी के लिए विचार करने वाली एक बहुत अहम बात यह है कि क्या आपके अपने शहर या कस्बे का जो स्थानीय प्रशासन है वो इन संवैधानिक नियमों का जमीनी स्तर पर पूरी तरह से पालन कर रहा है? ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो अगली बार जब आप सभी अपने नगर निगम या पंचायत भवन के पास से गुजरें तो इस पर जरूर सोचिएगा कि असल में ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है। खैर, आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी मजबूत रखें और सीखते रहें।